आखिर क्यों कॉलेज का सबसे अमीर और ताकतवर लड़का, जिसके खौफ से पूरा कॉलेज, यहाँ तक कि कॉलेज का प्रिंसिपल भी डरता था, तुझ जैसे भिखारी को किसने एडमिशन दे दिया बे? जिसके सामने कभी किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, उसने क्यों एक साधारण से गरीब स्टूडेंट देवेन से मांगी माफी? कल जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दे। जिसके पिता का खौफ पूरे कॉलेज में आग की तरह फैला रहता है, आज वही आदमी झुक गया अपने बेटे पर हाथ उठाने वाले लड़के के आगे। माफ कर दो, गलती हो गई मेरे आदमियों से। मगर क्यों? आखिर कौन है देवेन और क्या है उसकी सच्चाई? क्यों उसके सामने झुक गया ताकतवर से ताकतवर आदमी? देवेन अपने दुश्मनों का ऐसा हाल करता है तो वो जीते जी मौत की भीख मांगने लगते हैं। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? इस मामले से दूर है, इस काम के लिए आया है वही कर। अच्छा तो सुन, ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देवेन ने उसका कोट पकड़कर उसे उठाया और उस लड़की के पैरों में पटक दिया। अगर आज के बाद तूने किसी लड़की की तरफ हाथ तो छोड़, अगर देखा भी ना तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। माफ कर दे। ये सब शोर सुन मिनिस्टर और विजेंद्र भी रूम से बाहर आ गए थे। आखिर एक मिनिस्टर के पीए से पंगा लेना किसी की औकात की बात थी क्या? पर कोई था जो इस हिम्मत से इम्प्रेस था, विजेंद्र शेखावत। दूसरी तरफ साउथ दिल्ली में विजेंद्र शेखावत अपनी मीटिंग खत्म करके शेखावत हाउस पहुंचे। गाड़ी से उतरते वक्त उन्होंने अपने ड्राइवर को हिचकिचाते देखा। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? सब ठीक है ना? नंदिता को ले आए कॉलेज से? साहब, आज कॉलेज से वापस आते वक्त हम पर किसी ने हमला किया। ड्राइवर एक ही सांस में सब बोल पड़ा। नहीं, तभी भी ठीक है, पर उनकी सुरक्षा के लिए हमें किसी बॉडी गार्ड को ढूंढना होगा। नंदिता बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। बस अब कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पापा, इस बारे में हम बात कर चुके हैं और महादेवी हमारा कॉलेज है, इसे आपने दादी के नाम पर बनवाया था। और मम्मा इस कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तुम्हारी माँ के जाने के बाद ये कॉलेज क्रिमिनल्स का अड्डा बन चुका है। अगर ऐसी बात है तो आप कुछ करते क्यों नहीं? टेक सम लीगल एक्शन। मैंने डिसीजन ले लिया है, अब तुम कल से महादेवी कॉलेज नहीं जाओगी और ये फाइनल। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं महादेवी कॉलेज से ही पढ़ाई करूंगी। विजेंद्र के पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक बात कही उन्होंने। अगली शाम विजेंद्र अपने खास आदमी रशिक के साथ देवेन के फ्लैट पहुंचे। सर, हम वो सरफिरे देवेन से मिलने क्यों जा रहे हैं? उसका पुराना बॉस बोला था वो मुसीबत है। रशिक, तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है। अब देवेन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। थोड़ी देर बाद वो देवेन के फ्लैट के बाहर थे। बताइए क्या काम है? तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। नहीं करूंगा। जानते हैं किससे बात कर रहा है? सब प्रधानमंत्री है क्या जो जानू? और तुम जैसे बहुत देखे मैंने, समझा? देवेन, तुम हमारे लिए एक काम करोगे? अब बात बनी ना, ऐसे बोलोगे तो सुनूंगा मैं, वरना अपने पुराने बॉस की तरह आपको कब रेजिग्नेशन दे दूं मैं, मुझे भी नहीं पता। आइए बैठिए और बताइए काम क्या है? मुझे तुम्हें अपनी बेटी नंदिनी के बॉडीगार्ड के लिए हायर करना है। लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट को बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? कॉलेज आने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, लेकिन एक शर्त है, मेरी बेटी नंदिनी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें अंडर कवर रहकर काम करना होगा। विजेंद्र जी, मैं अपने तरीके से और अपनी शर्तों पे काम करूं। अगर आपको कोई शर्त रखनी है तो आप किसी और को हायर कर सकते।
यू कैन गो। शर्त नहीं, रिक्वेस्ट समझ लो। और मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी सैलरी देने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रसीक मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा और मैं महीने के 10 लाख लूंगा। सर ये पागल हो गया है, चलिए हम चलते हैं। रशीद गुस्से में था, पर विजेंद्र ने उसे रोका। मंजूर है। कल सुबह 9 बजे ऑफिस आकर मेरी सेक्रेटरी राधिका से मिल लेना, पेपर वर्क रेडी रहेगा। क्या बात है। विजेंद्र शेखावत, मुबारक हो। देवेन ने तुरंत अपनी रिसर्च शुरू कर दी। छत पर कुछ लड़के उस लड़की को घेर कर खड़े थे। मैं नीचे कूद के जान दे दूंगी। अरे तो मरने की क्या जरूरत है? अगली सुबह वो शेखावत कॉर्पोरेशन नाम की बिल्डिंग में कॉन्फिडेंटली एंटर हुआ। अब देवेन विजेंद्र के केबिन के पास पहुंचा। एक लड़की ने उसे रोका। मिस्टर देवेन, जी, आपकी तारीफ। मेरी छोड़ो, तुम्हारी फाइल में रखी फोटो तुम्हारे हैंडसम चेहरे को सही से बयां नहीं कर पा रही थी। लगता है आज मेरी मीटिंग आपके साथ है। जी बिल्कुल, और आपने मुझे पूरा 1 घंटा वेट करवाया है। एक्चुअली मुझे लड़कियों को इंतजार कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें यहाँ पर आई गए हो तो क्यों ना हम आगे की बात कर लें। लगता है आपको काम की बहुत जल्दी है। इतनी बड़ी कंपनी में किसी लड़की का ऐसे खुलेआम फ्लर्ट करना देवेन को थोड़ा हैरान जरूर कर गया। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि आप जैसी खूबसूरत लड़की का टाइम वेस्ट हो। ये सुन के राधिका थोड़ा फ्लैटर हो गई और अपने डेस्क पर चली गई। वैसे मैं तुम्हारी ही फाइल पढ़ रही थी। बहुत बड़े और इम्पॉसिबल मिशन को तुमने सक्सेसफुली हैंडल किया है। इम्प्रेसिव। पर एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारा नाम देवेन मीरा लिखा है, ऐसे क्यों? आमतौर पे तो लोग सरनेम या फादर का नाम लिखते हैं। एक्चुअली देवेन की हर एक चीज खास है और मुझे लगता है कि आपको मैं कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। अब खास हो तो पसंद आओगे ही। रियली? वैसे मेरे नाम के अलावा अगर कुछ और क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं आप। संभाल कर देवेन जी, अपने क्लाइंट के सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करना भारी पड़ सकता है। आपने मेरी फाइल देखी है ना? देवेन को हल्के काम वैसे भी पसंद नहीं होते। मैंने तुम्हारी फाइल देख ली, अब तुम अपने काम की फाइल देखो। इतना कहकर राधिका ने हंसकर एक फाइल देवेन के सामने रखी। इसमें सारी डिटेल्स है, नंदिता का फोटो और तुम्हारा एडमिशन लेटर भी। अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, मैं चलता हूँ अभी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि टाइम पर मेरे अकाउंट में मेरे पैसे आ जाने चाहिए। अगले दिन एडमिशन लेटर लेकर देवेन महादेवी जैसे मशहूर कॉलेज में एक साधारण स्टूडेंट की तरह साइकिल पर पहुंचा। सर ये बता सकते हैं आप कहाँ पर? भैया नया आया लगता है, इस कॉलेज में टिकना है तो संभल के रहियो। वैसे बाबू हमारी बात मानो तो यहीं से लौट के चले जाओ, तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों के लिए कॉलेज नहीं है। देवेन चुपचाप अंदर चला गया और अंदर उसे वही मिला जिसका उसे अंदाजा था। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं थी। थोड़ी दूर जाकर उसने एक ग्रुप से पूछा, जी आप बता सकते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ पर होती है? एक मिनट, तुम तो यहाँ पे टॉयलेट साफ करने आए हो ना, तो क्लास जान के क्या करोगे? इतना भाव क्यों पा रहा है? मैं तो सिर्फ क्लास जाने का रास्ता पूछ रहा था। खैर छोड़, मैं किसी और से पूछ लूंगा। देवेन जानने के लिए मुड़ ही रहा था कि उस लड़के ने उसका कॉलर पकड़ लिया। अरे सुन, तुझ जैसे भिखारी को किसने एडमिशन दे दिया बे? देवेन ने उसका हाथ अपने कॉलर से हटाया और इस तरह पकड़ा। छोड़ छोड़। सॉरी आपको लगी तो नहीं ना?
वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी टी शर्ट खराब हो रही थी। अब आप सब लोग इतने अमीर घर से, लेकिन मुझे मेरे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। कपड़े धोने पड़ते हैं, इस्त्री करना पड़ता है। अब बस वो हल्का सा आपका हाथ हटा रहा था तो थोड़ा सा आई एम सॉरी। हाँ साले तो शायद जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, मैं तेरे बाप को नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता कि तेरी जैसी औलाद को पैदा करने के बाद वो बाप शर्मिंदा जरूर होता है। बाहर देवेन जिस क्लास के बारे में पूछ रहा था उस क्लास के अंदर जाने जैसा कुछ नहीं था। आधी से ज्यादा बेंचेस खाली थी और जो कुछ स्टूडेंट्स थे वो भी ऐसे बैठे थे जैसे किसी गार्डन में हो। सुप्रभात। अस्थाना की हिंदी सुनते ही सबने मुंह बना लिया। उसे शुद्ध हिंदी में बोलने का शौक था। तो आप सभी विचार कर रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया, है ना? तो मैं आप लोगों को एक विशेष विद्यार्थी से मिलाना चाहता हूं। हाँ? पुत्र देवेन, आओ पुत्र, आओ आओ। देवेन, तो कौन हमारे नवीन छात्रवृत्ति विद्यार्थी देवेन के साथ अपना स्थल साझा करना चाहेगा? हाँ? नंदिता। हाँ? चलो चलो चलो, बैठो बैठो नंदिता के साथ। अपना नाम सुनते नंदिता का मुंह बन गया। विद्यार्थियों, सीखते रहो। हाँ, गुड मॉर्निंग मिस शेखावत। एक मिनट, प्रिंसिपल अस्थाना ने तो सिर्फ मेरा नाम बताया था, तुम्हें मेरा सरनेम कैसे पता? सरनेम? हाँ एक्चुअली मिस शेखावत नाम, सरनेम। हाँ हाँ लेक्चर। एक्सक्यूज मी। क्लास खत्म होते ही देवेन ने एक बार फिर नंदिता से बात करने की कोशिश की, पर तभी पीछे से एक आवाज आई। अरे तुम नैंडी, ये तो वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हाय, माय नेम इज तन्मय, उर्फ टोनी। ओह हाय टोनी। चलो टोनी। हाय। हेलो, अब तो क्लास भी खत्म हो गई, हाथ मिला सकते? कि वही है ना जिसका वायलेंट बिहेवियर कॉलेज का हॉट टॉपिक बना हुआ है, तुम लोगों का वायलेंट हीरो। सॉरी मिस शेखावत, पर जिसे आप गुंडागर्दी कह रहे हैं दरअसल वो एक सेल्फ डिफेंस है। एंड बाय द वे, वो लड़के मिलके मेरी रैगिंग कर रहे थे और आप चाहते कि मैं चुपचाप खड़ा रहता? हाँ, ऐसी मारपीट करने के बजाय अगर तुमने कंप्लेन की होती तो ज्यादा हेल्पफुल होता। उसकी मासूम बातें सुनकर देवेन के चेहरे पर हंसी आ गई, पर उसे बेकार मुस्कुराता देख नंदिता का गुस्सा बढ़ गया। वो टमटमाते हुए वहां से चली गई। कहकर टोनी भी उसके पीछे चला। कैंटीन में एक टेबल पर टोनी और नंदिता बैठे थे। टोनी बोलो। सॉरी यार, वैसे एक बात बता, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, तो फिर तू क्यों उसके ऊपर इतना बढ़ गई? जो भी हो पीनट, पर ऐसे मारा मारी करना इज नॉट कूल। और सुना नहीं तूने, वायलेंस इज नॉट द आंसर। मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने बोला था। ये कौन है? तुम्हारा कोई लंदन का अंकल है क्या? इस समोसे की जगह थोड़ा सा ध्यान बुक्स पर दिया होता तो तुझे पता होता। इस वक्त नंदिता किसी को ढूंढ रही थी। नंदिता ने इस बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। किसे ढूंढ रही है? रीना को। आज वो कॉलेज भी नहीं आई। उसके पास मेरे नोट्स हैं, उसने कहा था आज देगी। अब पता नहीं कहाँ रह गई लड़की। तो तू कल भी ले सकती है ना, या हॉस्टल रूम से। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? वैसे पीनट, तुझे देवेन से ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। उस जैसे गुंडे से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। हाय मिस शेखावत, मैंने सुना कि आप मुझे याद किया। मुझे किसी पागल को तेरे काटा है जो तुम जैसी मुसीबत को याद करूंगी? यू आर राइट। एक्चुअली आपको मुसीबत को याद करने की कोई जरूरत नहीं।
क्योंकि आप तो वैसे भी एक परी बनाई आपस हुई है। नंदिता नंदिता जल्दी चल, रॉकी और उसकी गैंग प्रिया और निशांत को छेड़ रहे हैं। और ये रॉकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। चल पीनट। तू नहीं आएगा? कि बाबा मुझे इसे पंगे लेने का कोई शौक है। तुम लोग जाओ। इसे बस हीरोगिरी दिखाने का शौक है, किसी की हेल्प करने का नहीं। देवेंद्र रॉकी कॉलेज का गुंडा है, वो कुछ भी कर सकता है और उसके डैड की पोजीशन के चलते कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़की की चीख सुनकर सब घबरा गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान हुआ देवेन। बिना वक्त बर्बाद किए वो तुरंत चीख की तरफ दौड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉकी? तुम ऐसे किसी को भी धक्का नहीं दे सकते हो, समझे? रॉकी और उसके दोस्त निशांत प्रिया को घेर के खड़े थे और निंदिता उनके बीच में प्रिया को संभाले हुई थी। तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप साइड में रहो। देखो मेरी दोस्तों से शर्त लगी है कि इन दोनों के बीच चल रहा है और वो साबित करने के लिए इन दोनों को रॉकी निशांत का चेहरा प्रिया के पास ले जा ही रहा था कि तुम जानते हो ना, इस गंदी हरकत की वजह से तुम रस्टिकेट हो सकते हो। हद है यार। रॉकी अपने होठों को गंदी तरह दबाता हुआ नंदिता की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले देवेन कुछ बोलता रॉकी के दोस्त उस पर टूट पड़े, लेकिन हर स्टूडेंट की आंखों ने वो देखा देवेन ने अकेले ही इन सबकी पिटाई कर दी थी। रॉकी से पंगा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा देवेन। वो अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। यू इडियट, इतना मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है रॉकी के डैड कौन है? अरे देवेंद्र ब्रो, आप अब अकेले इसने मुसीबत मोल ली है तो हैंडल भी अकेले खुद करेगा। बड़ा आया हीरो बनने। चलो पीनट। अरे लेकिन अम्मे ने क्या कर दिया? तो साला रॉकी का बाप है कौन? पता लगाना पड़ेगा बेटा। चलो। इतने में देवेन का फोन बजता है। मेन गेट की तरफ बढ़ता हुआ वो कॉल पे कहता है, हाँ मेरी नंदिता शेखावत से मुलाकात हो चुकी है। डोंट वरी, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होगा। बस आप अपना वादा मत भूलना, ठीक है? जैसे ही वो कॉलेज के बाहर निकला उसने एक वैन देखी जो काफी देर से वहीं पेट्रोल कर रही थी। देवेन समझ गया दाल में कुछ काला है। वो कैजुअली बाहर निकला ही था कि कुछ देर बाद देवेन को एक कमरे में लाया गया। उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। इसकी सजा तो जरूर तय करें। पहले इसकी शक्ल तो देख लूं। नकाब हटाओ इसका। तुम? देवेन को देखकर वो आदमी भी हैरान रह गया। अगले ही पल वो घुटनों पे बैठ गया। देवेन भाई माफ कर दो, गलती हो गई मेरे आदमियों से। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। देवेन भाई मेरे बेटे से जरूर कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मेरा बेटा नादान है, माफ कर दो। तो फिर समझा अपने नादान बेटे को, वरना तू मुझे अच्छे से जानता है। अगर मैं अपने पर आ गया ना तो ऐसी लगाम लगाऊंगा कि तू और तेरा बेटा जिंदगी भर सर उठा के चल नहीं पाएगा। तो मैं चलूं? ओह नाइस कोड। तो वैसे मेरा इतना टाइम वेस्ट करने का हर्जाना तो आपको देना पड़ेगा। और मेहमान को इतनी वक्त से बुलाया तो खाली हाथ थोड़ी ना भेजोगे। हाँ चलो, तो वो गाड़ी की चाबी दे दो मुझे जल्दी। नाइस नाइस।
वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पीए ने कांपते हाथों से देवेन को चाबी पकड़ा दी। चलिए फिर, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। देवेन उस चाबी को उंगली पर घुमाता हुआ वहां से निकल गया। साहब, ये कौन था? इसे अब ऐसे माफी क्यों मांग रहे थे? तुम सब इसके बारे में ना ही जानो तो बेहतर है, लेकिन बस इतना याद रखना, कभी इससे दुश्मनी लेने की भूल मत करना। देवेन अपने दुश्मनों का ऐसा हाल करता है कि वो जीते जी मौत की भीख मांगने लगता है। अगला दिन नंदिता ने कॉलेज आते ही सबसे पहले एडमिन ऑफिस जाकर रीना के बारे में पूछा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, जैसे वो अचानक गायब हो गई। देवेन क्लासरूम की तरफ जा ही रहा था। कल के इंसिडेंट के बाद काफी स्टूडेंट्स उसे पहचान गए थे, लेकिन जहां लड़के उसके पास जाने से कतरा रहे थे, वहीं लड़कियां उसकी हीरोगिरी पर फिदा हो रही थी। क्लास में टोनी के आगे वाली सीट पर बैठी नंदिता ने फोन पे देवेन और उस लड़की का वीडियो चला रखा था। ये देख नीनत, कैसे आशिकी 3 चल रही है। प्यार के बदले प्यार बढ़ता है। ये और रॉकी दोनों के दोनों एक जैसे हैं। वो अगर मुगल एम्पायर है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉकी पाकिस्तान से है क्या? कैसे हो तुम दोनों? वैसे मेरे बारे में बात हो रही है तो इस कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन करने का मुझे पूरा हक है ना? चलो बात करते हैं। पहले दिन बैठने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज रोज के लिए परमिशन मिल गई। जाओ उधर बैठो जाकर, निकलो यहाँ से। लेकिन राजकुमार जी, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कि मैंने आपसे परमिशन मांगी थी? हाँ, और वैसे भी ना, ये कॉलेज की सीट है, आपके घर का सोफा नहीं है जो हर वक्त मुझे आपसे परमिशन मांगनी पड़ेगी। हाँ, बाय द वे, तुम लोग क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में? बोलो। अच्छा, समझ गया। तो तुम टोनी से रिक्वेस्ट कर रही थी ना कि वो तुम्हारी मुझसे दोस्ती करा दे, तो मुझे थैंक यू बोल दो। हाँ, थैंक यू। हाँ? किस लिए? ओह राइट, कल तुम मुझे हीरो की तरह बचाने आए थे, उसके लिए। यस। पर मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। हाँ, स्कूल। लिसन मिस्टर देवन, मुझे तुम्हारी रक्षा की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, समझे? ओके। नैंडी रिलैक्स, देवन मजाक कर रहा है। जोकिंग। वैसे देवन, एज ए सीरियस नोट, कल जो तुमने रॉकी के साथ किया, उसके बाद तुम्हें कॉलेज नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं लगता वो चुप बैठेगा। सही बोल रहा। टोनी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि क्लास में एकदम शांति छा गई। सबने दूर की तरफ देखा और वहां रॉकी खड़ा था। उसके चेहरे पर कल की मार के निशान अभी भी दिख रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो सीधा देवेन के पास आया। कल जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चल अच्छा है, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया। लेकिन तुझे पता है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। जा, तुझे माफ किया, लेकिन अगली बार संभल कर। अभी तुम मुझसे माफी मांगने के लिए अपने पैरों पर चलकर आया है, लेकिन अगली बार तेरे पैरों के साथ साथ ना तेरी जुबान भी बोलने लायक नहीं रहेगी, समझा? चल। और हाँ सुन, ये गाड़ी की चाबी ले जा। अपने पापा को बोलना कि देवेन को कुछ खास पसंद नहीं आई। हाँ? लेकिन उसके अंदर गुस्सा और नफरत उबल रही थी। क्या करेगा अब रॉकी? क्या देवेन और नंदिता की दोस्ती हो पाएगी? हाँ, कितना गंदा है। क्या हंगामा मचा रखा है? कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही? चलो जाओ नहाने। मैम, एक्चुअली बाथरूम में पानी साफ नहीं आ रहा है, आप एक बार टाकी साफ करवा दीजिए ना। वो सब मैं बाद में देखूंगी, अभी जाओ यहाँ से। धनीरा, जाके ऊपर टंकी में देखो क्या प्रॉब्लम है। मैडम, अभी मैं बाहर साफ कर रहा हूँ, ये करने के बाद जाता हूँ। ऐसे भी तो लास्ट वीक ही तो साफ कराया था टांकी। अब भी जाके देख के आओ क्या प्रॉब्लम है। वार्डन भी उसके पीछे पीछे छत पर चली गई। छत वैसे भी गुंडागर्दी का अड्डा बनी हुई थी।
भैया जी क्या हुआ धनीराम? न्यूज कॉलेज में आग की तरह फैल गई। वार्डन ने तुरंत प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया। आजकल की पीढ़ी भी ना कितनी जल्दी हार मान जाती है। रीना सुसाइड कर ही नहीं सकती, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो एक बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। ये था कॉलेज का अनऑफिशियल स्टूडेंट लीडर शरद शाह। अपनी छोटी सी फौज और भाई वरुण शाह के साथ आया था। शाह ब्रदर्स शहर के बड़े बिजनेसमैन कम गैंगस्टर के बेटे, जिनकी कॉलेज में बहुत चलती थी। अरे नंदिता जी, जब इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये सुसाइड है, तो क्यों बिन बात का जग्गा जासूस बनने की कोशिश कर रही हो? अरे वरुण सर, शरद सर, बहुत टाइम बाद मिले हो। ये कोई भूल होगी क्या हमारे से? इसका तो ब्रेकअप हो गया था ना, शायद झेल नहीं पाए बेचारे। ये सुसाइड नहीं है। अरे नंदिता जी, आप क्या जाने दिल के टूटने का दर्द। आपका तो दिल कभी टूटा ही नहीं, आपने तो सिर्फ दूसरों के दिल तोड़े। हाँ नंदिता जी, आपको जरा पास से स्लीपिंग पिल्स की बोतल दिखा दूं, शायद आपको भी यकीन हो। लेकिन उससे पहले ही देवेन नंदिता के सामने आकर खड़ा हो गया। अपने हाथ को संभाल कर रख, वरना तेरे दिल का तो पता नहीं, लेकिन अगर तूने दोबारा हाथ उठाया ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा, समझा? शरद ने एक पल के लिए घूर कर देवेन को देखा, फिर हंसी में बोल उठा। बताया नहीं, तुमने बॉडीगार्ड रख लिया अपने लिए। हीरो, बड़ी फिक्र हो रही है नंदिता की। चक्कर क्या है? चक्कर मैं बताता हूँ। नंदिता एकदम सच बोल रही है, इस लड़की ने सुसाइड नहीं करा है। लेट मी शो यू। और इसकी नाक पे रैशेस है, इसे साफ साबित होता है कि इसे दिया गया है, और ये ओवरडोज का केस। इसे बड़ी चालाकी से सुसाइड का रूप दिया गया है। अरे क्या भीड़ लगा रखी है भेड़ बकरी की तरह? मूवी चल रही है के? ओ जरदाब, दफा करो तुमने, सील करो पूरा एरिया, सारे स्टूडेंट्स को बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, ये इंस्पेक्टर इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। नंदिता इंस्पेक्टर से बहस करने जा रही होती है, पर देवेन उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। छोड़ो मुझे, ये इंस्पेक्टर जानबूझकर सच दबाने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो पागल हो गई है क्या? ये का मामला है और तू अच्छे से जानती है शाह ब्रदर्स का इनमें इन्वॉल्वमेंट है, और तू उनके खिलाफ जाने की बात कर रही है। तू जानती है कितना डेंजरस हो सकता है ये। देखना वो इंस्पेक्टर कैसे उनकी। नंदिता गुस्से में चली जाती है। देवेन उसके पीछे जाने लगता है, पर टोनी उसे रोक लेता है। देवेन, मैं उसके पीछे जाता हूँ, वो सबके पीछे बहुत डिस्टर्ब हो गई है। देवेन जानता था कि अभी उसके और नंदिता के बीच दोस्ती का रिश्ता नहीं बना है, इसलिए वो टोनी की बात मान जाता है। मुझे क्या करना है? मैंने सबको न्याय डालने का ठेका थोड़ी रखा है। तभी फॉरेंसिक टीम बॉडी को ले जाते हुए के सामने से गुजरती है। देवेन को नंदिता की बातें याद आती। वो इरिटेट होकर अपना मोबाइल निकालता है और तुरंत विजेंद्र को कॉल करता है। शिकावत साहब, आपको पता है आपके कॉलेज में इस वक्त क्या हो रहा है? पानी की टंकी में से एक लड़की की लाश मिली है। पुलिस वाले यहाँ मुआयना करने आए हैं और वो लोग जानबूझकर इस केस को एक सैड केस बना रहे हैं। वो सब में पढ़ो मत, जो काम के लिए गए हो वही करो। देवेन फ्रस्ट्रेट होकर काम से काम रखने का फैसला करता है। आप सभी जानते हैं कि रीना कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती। उसकी मौत के पीछे बहुत कुछ छुपा है, और ये इंस्पेक्टर सुसाइड का नाम देकर इन्वेस्टिगेशन रोकना चाहता है। पर हमें सच जानना ही होगा। क्या आप सभी प्रोटेस्ट में मेरा साथ देंगे? तुम्हारी दोस्त पागल हो गई है क्या?
क्यों नहीं की देवी बन रही है? हाँ, आंटी ऐसी है डेविन, लेकिन इस बार वो शाबरदस्त के खिलाफ जा रही है और मुझे डर है कहीं वो अपनी जिद में किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तभी नंदिता की नजर देवेन पर पड़ती है और वो तुरंत उसके पास आती है। देवेन, तुम भी जानते हो कि ये सुसाइड नहीं थी, राइट? तुम मेरा इस प्रोटेस्ट में साथ दोगे? हमें सच जानना ही होगा कि रीना की मौत कैसे हुई, कैंडल मार्च निकालकर। प्लीज मुझे अपनी सर्कस से दूर रखो। अगर इसकी जगह कोई तुम्हारा अपना होता तब भी तुम यही करते? एक कुकर तमाशे रखकर शॉप चौक। आंखों के सामने अंधेरा। देवेन लड़खड़ाते हुए देखने की कोशिश करता है। कुछ अनजान लड़के उनमें से रॉकी और शरद को पहचान लेते हैं। तो इस भिखारी की बात कर रहा था तू, रॉकी? शरद भाई, अब आप ही सबक सिखाइए इसे। लगता है कल की मार कम पड़ गई तुझे। हाँ, पहली गलती समझ के माफ कर रहा हूं। तुझे किसने बोला कि मुझे माफी चाहिए? हाँ, तेरे खान बज रहे हैं क्या? हीरो बनने का बड़ा शौक है लगता है। नहीं बेटा, तेरा बाप बनने का। क्या देवेन खुद को बचाकर नंदिता को बचाने जा पाएगा? क्या करने वाला था शरद नंदिता के साथ? देवेन का अंदाजा सही था। निकल गई सारी हीरोगिरी। चल रॉकी, तेरा काम तो हो गया। अब मैं जरा उस मोर्चे वाली नंदिता को संभाल कर आता हूँ। उसका सच्चाई का भूत उतारना भी तो जरूरी है। शरद ने ये बात रॉकी से कही, मगर ये सुनते ही देवेन के अंदर जैसे करंट सा दौड़ गया और वो अपनी पूरी ताकत बटोरने लगा। वहीं शरद ये बोलकर वहां से निकल गया। रॉकी अपने हाथ में साइकिल की चेन लपेट देवेन की तरफ बढ़ा, लेकिन इसके पहले कि रॉकी कुछ कर पाता, देवेन ने शरीर का पूरा जोर लगा पीछे खड़े लड़के को ले जाकर दीवार से टक्कर मार दी थी। जैसे ही पीछे खड़े उस लड़के का सर दीवार से टकराया, दर्द में करहाते हुए उसकी बेल्ट पर पकड़ ढीली हो गई। देवेन ने इसका फायदा उठाया और बाकी दोनों लड़कों से अपना हाथ छुड़वाकर जोरदार मुक्के मारना शुरू कर दिए। अरे क्या कर रहे हो? दम नहीं है क्या? रोको उसे! रॉकी चिल्लाया, पर जैसे देवेन के अंदर का सूरमा जाग गया था, कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में रॉकी के साथ आए सभी लड़के जमीन पर थे। उनको धूल चटाने के बाद देवेन रॉकी की तरफ बढ़ा। देख देख, मेरे पास मत आ। ये लोग शरद भाई के लड़के हैं। उसके कहने पर वो सब कर रहे थे। देवेन का मन तो कर रहा था कि रॉकी को आज वो ऐसा पीटे कि उसकी साथ पुश्ते याद रखे, पर वो जानता था कि इस वक्त उसका नंदिता के पास होना ज्यादा जरूरी है। जाने से पहले देवेन ने रॉकी को घूर कर देखा और बोला, अगर अगली बार ये बेवकूफी करने की कोशिश की तो जान ले लूंगा। बता देना अपने उस मालिक को। इतना बोल देवेन वहां से निकल गया। वहीं रॉकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यमराज के साथ 1-on-1 करके लौटा है। देवेन नंदिता को ढूंढता हुआ कैंटीन पहुंचा तो उसे वहां नंदिता तो नहीं मिली, मगर टोनी ने उसे देख लिया और उसकी हालत देख घबराते हुए बोला, ओ गॉड देवेन, ये खून! तुम्हारी ऐसी हालत, क्या हुआ? मैं ठीक हूं, तू ये सब छोड़, ये बता नंदिता कहाँ है? देवेन का जवाब सुन टोनी का मुंह खुला का खुला रह गया। देवेन इतनी जख्मी हालत में डॉक्टर का नहीं बल्कि नंदिता का पता पूछ रहा था। टोनी बोला, भाई ये क्या हुआ? और नैंडी को छोड़, वो ठीक है। मैं अभी उससे ही मिलकर आ रहा हूँ। तू अपनी फिक्र कर,
चल मेरे साथ मेडिकल रूम। इतना बोल टोनी देवेन को अपने साथ कॉलेज के मेडिकल रूम ले गया। वो आलीशान मेडिकल रूम किसी 5 स्टार क्लिनिक की फील दे रहा था, पर वहां डॉक्टर या नर्स कोई नहीं था। ये देख देवेन ने सवालिया नजरों से टोनी की ओर देखा तो टोनी ने बताया, वो आज सुबह जो भी हुआ उसकी मीटिंग चल रही है स्टाफ रूम में, सब वहीं बिजी हैं। बट डोंट वरी, मुझे फर्स्ट एड करना आता है, मार खा खा कर सब सीख गया हूँ। कहकर टोनी आसपास फर्स्ट एड किट ढूंढने लगा। देवेन ने वहां रखे बेड पर बैठते हुए उससे पूछा, मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा पीनट, ये कैसा कॉलेज है? सब कहते हैं महादेवी कॉलेज दिल्ली का सबसे फेमस और प्रेस्टिजियस कॉलेज है, पर ये मर्डर, ये अटैक्स, सच्चाई इससे भी डरावनी है देवेन। मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था, पर मैं ये भी जल्दी समझ गया कि कॉलेज जैसा भी हो, लेकिन अगर डिग्री पर महादेवी कॉलेज का नाम लिखा हो तो कोई भी जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी। यही वजह है कि यहाँ आए स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स अब तक कॉलेज छोड़कर नहीं गए। लिसन ब्रो, अगर तुझे भी कॉलेज में जिंदा रहना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये कहते हुए टोनी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर देवेन के सामने आया और उससे अपनी शर्ट निकालने को कहा। देवेन ने शर्ट उतारी ही थी कि कमरे में एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। वैसे अगर ये कहे तो हम भी इनके लिए एडजस्ट होने को तैयार हैं। देवेन और टोनी ने पलट कर देखा तो सामने मिनी ब्लैक ड्रेस पहने कॉलेज की सबसे हॉट लड़की आयशा अग्रवाल अपनी 2 सहेलियों के साथ मेडिकल रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। कॉलेज का हर लड़का आयशा का बॉयफ्रेंड बनने का, उसके करीब जाने का, उसे छूने का सपना देखा करता था। देवेन ने उसे ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कोई उल्लू का पट्टा ही तुम जैसी लड़की को एडजस्ट करने को कहेगा, और मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सर के साथ देवेन की चेस्ट और बाजू पर भी घाव लगे थे, जिसके लिए टोनी ने उसकी शर्ट उतरवाई थी, पर बिना शर्ट के पसीने में चमकती देवेन की बॉडी काफी हॉट लग रही थी। आयशा की नजरें उसकी मोटी मोटी बाजुओं पर जैसे अटक ही गई थी। छू कर देख सकती हो, काटूंगा नहीं। देवेन हल्की सी मुस्कान के साथ फ्लर्ट करते हुए बोला। आयशा ये सुन मुस्कुरा दी और ब्लश करती हुई उसके करीब आने लगी। तभी आयशा की सहेलियां टोनी को बाहर ले गईं और फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हुए आयशा ने वो सब करना शुरू कर दिया जो टोनी करने वाला था। उसने फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन पर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाया और देवेन के सामने उसके बेहद करीब आकर बैठ गई। मैंने सुना कैसे तुमने रॉकी को 2 बार हराया। ये कहते हुए उसने देवेन के माथे पर लगी चोट को कॉटन से क्लीन किया। देवेन ने दर्द से हल्की सिसकी भरी। आयशा आगे बोली, पर तुम्हें पता है ना, शाह ब्रदर्स उस रॉकी से भी ज्यादा खतरनाक हैं, पर तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। ये सुन देवेन ने एकदम से उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और वो क्या है? आयशा ने उसके गाल को सहलाया और कहा, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। देवेन की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उसने आयशा के मुंह से ये सुनने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। वो आयशा की बोल्ड पर्सनैलिटी से इंप्रेस हुआ। उसने होठों पर टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछा, और ये मेरी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा? तुम आयशा की पावर को जानते नहीं हो बेबी। एक बार मेरे होकर तो देखो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। देवेन ने भी उसे अपने करीब खींचा और कहा, ऑफर है तो बहुत टेम्पटिंग, पर अफसोस मुझे इसे रिजेक्ट करना होगा मिस आयशा। ये सुन आयशा की आंखें हैरानी से फट गईं। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पर तभी रूम का डोर ओपन हुआ। दरवाजे पर नंदिता को देखकर जहां देवेन थोड़ा शॉक में दिखा, वहीं आयशा बड़े केयर फ्री एटीट्यूड के साथ बोली, नॉक करना नहीं आता, यहाँ प्राइवेट बातें चल रही हैं। देवेन और आयशा को इतना करीब देख नंदिता के चेहरे पर डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन दिखाई देने लगे। तो इस सर्कस के लिए टाइम है तुम्हारे पास? ये कहकर वहां से उल्टे पैर वापस चली गई। देवेन ने आयशा को खुद से दूर किया और बिना कुछ बोले नंदिता के पीछे चला गया। ये देख आयशा ने गुस्से में अपनी हील्स को जमीन पर पटका। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ की बात सुन वो बोली, डोंट वरी, एक बार आयशा ठान ले तो कोई भी लड़का उससे बच नहीं सकता। मैं देवेन को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ही रहूंगी। वहीं बाहर देवेन नंदिता को पुकारता रहा, पर वो वहां से चली गई। नंदिता, नंदिता, लिसन। देवेन ने फ्रस्ट्रेट होकर बालों में हाथ फेरा। शिट, पहले इस लड़की के ऊपर मेरा इंप्रेशन गलत है और अब फिर से ऐसे तो हो गई दोस्ती। तभी पीछे से टोनी आया और बोला, भाई लगता है नैंडी तेरा सिर फिर फोड़ देगी। देवेन ने अपना सिर हिलाया और बोला, साली लाइफ में ना टाइमिंग सही होती तो आज मैं कहां का कहां होता।
टोनी अपने बाल संवारते हुए बोला, ब्रो ये सब छोड़ और पहले मेरी बात सुन। आयशा अग्रवाल ने तुझे बॉयफ्रेंड बनने का ऑफर दिया। तू जानता है पहली बार आयशा ने खुद किसी लड़के को अप्रोच किया है और वो भी तुझे, और तूने क्या किया? वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तेरा दिमाग तो ठीक है, आंखें सही है, देख पा रहा है ना? अरे तूने आयशा अग्रवाल को रिजेक्ट कर दिया, कॉलेज की हॉटेस्ट गर्ल को। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? नहीं। देवेन का जवाब सुन टोनी नाराज दिखा तो देवेन ने उसके गले में हाथ डाल उसे समझाया, क्या पीनट, तू भी अपनी दोस्त की तरह सोचता कम बोलता ज्यादा है। हाँ मानता हूँ आयशा बहुत हॉट है, पर मुझे बॉयफ्रेंड बनाना जरूर उसके किसी मकसद का हिस्सा है। नहीं तो तू ही सोच, मुझे महादेवी आए 3 दिन नहीं हुए और उसने मुझे प्रपोज कर दिया। टोनी ये सुन सोच में पड़ गया था। तभी देवेन ने उससे पूछा, वैसे टोनी वो ऐसा क्यों कह रही थी कि वो शाह ब्रदर्स से ज्यादा पावरफुल है? टोनी ने गहरी सांस भरी और फिर आसपास नजर घुमाकर देवेन के करीब आकर बोला, वो इसलिए क्योंकि वो बॉस बेब्स की मेंबर है। ये सुन अब देवेन शॉक दिखा। चल मैं डिटेल में बताता हूँ, कहकर टोनी ने देवेन का हाथ फिर से अपने गले में डाला जो उसने शॉक में हटा लिया था, और फिर चलते चलते महादेवी का पूरा सिस्टम उसे समझाने लगा। ब्रो, इस कॉलेज में टोटल 3 गैंग्स ऑपरेट करती हैं, जाट पैंथर्स, टाइगर गैंग और बॉस बेब्स। देवेन हल्का सा हंसा। सीरियसली, ये गैंग्स का भी खेल चल रहा है अब इस कॉलेज में? ये खेल नहीं देवेन, बहुत खतरनाक है ये सब। पिछले हफ्ते एक लड़के ने सुसाइड किया था, आज एक लड़की की लाश मिली, तुझ पर हमला हुआ, इतना कुछ हो गया पर एक भी बार कॉलेज अथॉरिटी या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये ताकत है इन गैंग्स की इस कॉलेज में। वो शाह ब्रदर्स टाइगर गैंग के सबसे डेंजरस मेंबर्स हैं। अपने लीडर के राइट और लेफ्ट हैंड है वो दोनों भाई। और जाट पैंथर्स और बॉस बेब्स, उसके मेंबर्स कौन है? देवेन के सवाल पर टोनी ने बताया, जाट पैंथर्स का लीडर है भरत, जो ज्यादा दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और बॉस बेब्स गर्ल गैंग है जिसकी लीडर काशवी है। ये आयशा काशवी की बहुत खास मेंबर है। देवेन, ये गैंग्स एक दूसरे की राइवल हैं, बस कॉलेज में अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश में लगी रहती हैं। देवेन ने फिर थोड़ा सोचकर कहा, और रॉकी भी टाइगर गैंग का मेंबर है, राइट? अब समझ आ रहा है आयशा मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी। मैंने उसकी राइवल गैंग के मेंबर को जो पीटा है, बॉस बेब्स को तो मैं लॉटरी की टिकट लग रहा हूँगा। अगर ऐसा है तो तूने ना करके बिल्कुल सही किया। देख देवेन, ये दोनों गैंग्स की लड़ाई में उलझना सही नहीं होगा, वरना इन दोनों गैंग के बीच तू शहीद हो जाएगा। टोनी ने उसे वार्न किया। शाम हो चुकी थी। नंदिता के बहुत समझाने के बाद भी पूरे कॉलेज में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स उसका साथ देने के लिए आगे आए थे। नंदिता ने 2 लोगों को वी वांट ट्रुथ का बैनर पकड़ा दिया और बाकियों को कैंडल्स बांटने लगी। ये सब देख दूर खड़ा देवेन हंसते हुए पलट गया और सिगरेट मुंह में रखकर बोला, सच कहूं टोनी, मैं आज तक जितनी लड़कियों से मिला हूं उसमें से तेरी ये दोस्त सबसे अनोखी है। किसी और के लिए इतनी सरदर्दी क्यों पाल रही है? उसने सिगरेट का कश लिया। तभी टोनी बोला, वजह अपनी आंखों से देख लो। ये सुनकर देवेन ने जैसे ही मुड़कर देखा तो वहां सामने एक बुजुर्ग कपल नंदिता के पैर छूने की कोशिश कर रहे थे। नंदिता उन्हें रोक रही थी। उस कपल ने फिर हाथ जोड़कर रोना शुरू कर दिया था। ये रीना के माँ बाप हैं। नंदिता उनकी मरी हुई बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती है। टोनी उन बूढ़े कपल की पहचान बता रहा था, पर यह नजारा देख देवेन की नजर नंदिता पर टिक सी गई थी। जिस तरह वो रीना की मां को गले लगाकर उन्हें संभाल रही थी, ये देखकर देवेन को पता ही नहीं चला कब वो हल्का सा मुस्कुराया। टोनी ने ये सब नोटिस किया और बोला, अब मेरी दोस्त के बारे में क्या कहोगे? देवेन ने तुरंत नजर फेर ली और सिगरेट के कश लेने लगा। तभी नंदिता उनके पास आ गई। उसने एक पल देवेन को घूर कर देखा और फिर टोनी को कैंडल देते हुए बोली, कम ऑन पीनट, हम मार्च शुरू करने वाले हैं। रीना के मम्मी पापा भी आ गए हैं। चल, अगर तुम्हें सर्कस का पार्ट नहीं बनना है तो यहाँ क्या कर रहे हो? नंदिता के पूछते ही देवेन एरोगेंटली बोला, क्यों? ये तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरी मर्जी। इससे पहले दोनों के बीच झगड़ा बढ़ पाता, टोनी नंदिता को अपने साथ ले गया। सभी स्टूडेंट कैंडल मार्च के लिए रेडी थे। नंदिता सबसे आगे खड़ी थी। We want truth, we want justice। वो सब कैंडल मार्च करते हुए कॉलेज कैंपस से बाहर आए ही थे कि तभी एकदम से पटाखों के फटने की आवाज आनी शुरू हो गई। सभी स्टूडेंट्स चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। पटाखों की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चारों तरफ धुआं फैल गया था।  वहां मौजूद सभी लोग खांसने लगे। उनकी आंखें जलने लगी थी।
ये देख देवेन दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। नंदिता, नंदिता! वो चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगा, पर पटाखों के शोर में उसकी आवाज दब गई थी। उधर नंदिता रीना के माँ बाप को संभालने की कोशिश में लगी थी। अंकल, आंटी, टोनी, मेरी मदद करो, इन्हें यहाँ से लेकर जाना होगा। टोनी खांसते हुए बुजुर्ग कपल की मदद करने लगा। नंदिता भी पीछे आ रही थी, पर तभी किसी ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। कौन है? छोड़ो! नंदिता कुछ कर पाती उससे पहले ही उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया गया। एक शख्स नंदिता को अपनी बाहों में उठाए उस धुएं की आड़ में उसे वहां से ले गया। नैंडी! नैंडी! टोनी ने आसपास नजर घुमाई, पर उसे धुएं में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने देवेन को देखा। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और घबराई आवाज में बोला, देवेन, नैंडी, नैंडी कहीं नहीं मिल रही। अभी यही थी, पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। कहीं वो शरद? क्या टोनी का शक सच था? क्या सच में शरद ने नंदिता को उठवाया था? क्या देवेन उसे बचा पाएगा? देवेन, नंदिता, नैंडी कहीं नहीं मिल रही। अभी यही थी, पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। कहीं वो शरद? हाँ देवेन, ये जरूर शाह ब्रदर्स का ही काम है। वो नहीं चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट हो। कहीं उन्होंने नंदिता को कुछ... हम पुलिस कंप्लेन करते हैं। नंदिता की जान को भी खतरा हो सकता है। कहीं शरद ने उसे कुछ... टोनी बहुत घबरा गया था। वो बिना रुके बस बोले जा रहा था। तभी देवेन ने उसे शांत करते हुए कहा, टोनी, नंदिता को कुछ नहीं होगा और पुलिस में कंप्लेन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो पुलिस वाला भी शाह ब्रदर्स से मिला हुआ हो तो? पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी दोस्त को वापस लेकर आऊंगा। कहकर देवेन वहां से चला गया। कोई है? हेल्प! जाने दो मुझे! एक अंधेरे कमरे में पड़ी नंदिता चिल्ला रही थी। कुछ 10 मिनट पहले ही उस पर नशे का असर खत्म हुआ था। होश में आते ही उसने अपने आप को एक बंद कमरे में बंधा हुआ पाया और बस तभी से मदद की गुहार लगा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और 2 गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी अंदर आए। क्या गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? साला सारा नशा उतार दिया। कहता हुआ एक आदमी हाथ में शराब की बोतल लिए आगे बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आते देख नंदिता सहम गई। देखो, मेरे करीब मत आना, समझे? दूर रहो। वो आदमी एकदम से उसके पास आ गया। नंदिता दरवाजा खुला देखकर चिल्लाई, कोई है? प्लीज बचाओ! हम कुछ कर रहे हैं क्या? तो फिर चिल्ला क्यों रही है? अबे तू क्या खड़ा है? वो सामान इधर रख। उसके कहने पर दूसरे आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी थैली को नंदिता के सामने टेबल पर रख दिया। नंदिता उसे शक भरी निगाहों से देख रही थी। तभी पास खड़े उस गुंडे ने शराब की बोतल को साइड में रखा और थैली को खाली करते हुए बोला, ये देख, समोसा, पानी सब तेरे लिए। अरे आराम से खा पी ऐश कर, मगर अपनी मुंह की पेटी बंद रख, समझी? कहकर उसने नंदिता के हाथ खोल दिए। नंदिता ने भी मौका देखकर पास रखी बोतल उठाई और उस गुंडे के सर पर दे मारी। वो भागने की कोशिश कर रही थी, पर सामने खड़े दूसरे गुंडे ने अपनी ताकत से उसके हाथ से बोतल छीनकर दूर फेंक दी। नंदिता बहते हुए आंसुओं के साथ लड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई है? बचाओ, जाने दो। वो गुंडा नंदिता के ऊपर हाथ उठाने वाला था, पर तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। जब लड़की कह रही है जाने दो, तो क्यों नहीं सुन रहे? हीरो से पिटने का कुछ ज्यादा ही शौक है क्या? यह आवाज सुनते ही नंदिता ने अपनी डर से बंद आंखों को तुरंत खोला। वहां अपने सामने देवेन को देखकर उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो गुंडा कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाला था, पर तभी देवेन ने मुक्का मारकर उसे वहीं बेहोश कर दिया। नंदिता के चेहरे पर राहत की झलक दिखी। वो नम आंखों के साथ देवेन की तरफ ही देख रही थी। वैसे ऐसी सिचुएशन में लड़की हीरो के सीने से लग जाती है। तुम्हें ट्राई करना है? नंदिता ने राहत की सांस भरकर खुद को शांत किया। तभी देवेन ने वहां दूसरे गुंडे की तरफ देखा, जिसके पास टूटी हुई बोतल पड़ी हुई थी। इसे मार दिया क्या? देवेन ने थोड़ा शॉक होकर पूछा, तो नंदिता तुरंत बोल पड़ी, नहीं, मैंने बस वो बोतल, वो सांस नहीं ले रहा है क्या? मर गया क्या? देवेन ने चेक किया, जिंदा है। इतना कहकर उसने वहां रखी पानी की बोतल उठाई और आराम से बैठकर पानी पीने लगा। नंदिता हैरानी से बोली, तुम क्या कर रहे हो? ये कोई आराम करने का वक्त है? चलो यहाँ से। इनके साथी आ गए तो? और पहले मेरे पैर खोलने में मेरी मदद करो, जल्दी करो देवेन। वो टाइट बंद गांठ नंदिता से खुल नहीं पा रही थी। तभी देवेन की एरोगेंट आवाज आई, एक शर्त पर। यह सुनते ही नंदिता झल्ला पड़ी।
व्हाट? तुम्हें इस सिचुएशन का भी फायदा उठाना है? तुम जैसे गुंडे से मैं कोई और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। कहते हुए नंदिता ने आखिर अपने पैर खोल ही लिए। वो उठकर जा ही रही थी कि देवेन पीछे से बोला, फाइन जाओ, पर अगर इनके साथी बाहर मिल गए तो मैं बचाने नहीं आऊंगा। ये सुनते ही नंदिता के कदम थम गए। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? बस तुम्हारी दोस्ती मिलेगी। ये कहते हुए देवेन ने स्माइल के साथ अपना हाथ आगे कर दिया। टोनी थोड़ा हंसकर बोला, देख ब्रो, हैंडसम तू भी है और वो हैरी भी, पर वो है रोमांटिक फिल्मों का चॉकलेटी बॉय, तो तू एक्शन रोमांस का फुल ऑन एंग्री यंग मैन। तू हड्डियां तोड़ने के लिए ठीक है, पर दिल के मामले में तो बाजी चॉकलेटी बॉय ही मारता है ना, स्पेशली जब बात हो मारपीट और गुंडागर्दी से नफरत करने वाली हमारी नैंडी की। तू मुझे इस हैरी से कंपेयर कर रहा है? वैसे भी मुझे नंदिता की लव लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जिसे पसंद करना है करे। तभी नंदिता हैरी के साथ उनके पास आई। हैरी, ये है देवेन, इसी ने मुझे कल गुंडों से बचाया था। देवेन, ये हार्दिक, आई मीन हैरी, मेरा फ्रेंड, कुछ टाइम के लिए लंदन गया था, आज ही वापस आया है। देवेन ने बेमन से हैरी से हाथ मिलाया। फिर वो नंदिता से कुछ कहने वाला था, पर तभी हैरी बोला, ओह शिट, हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट दिस? कहते हुए उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला और नंदिता के हाथ में दे दिया। साथ ही उसने उसके हाथ से वो फ्लावर बुके लेकर देवेन के हाथ में थमा दिया था। नैंडी, दिस इज फॉर यू, द बेस्ट परफ्यूम फ्रॉम लंदन। यू वोंट बिलीव, इसे पाने के लिए मैंने 12 आवर्स का बस से ट्रैवल किया था। कैन यू इमेजिन? बट इट्स ऑल वर्थ इट व्हेन इट्स अबाउट यू। नंदिता भी परफ्यूम को एक्साइटेडली चेक करने लगी थी। देवेन ने एक बार कुछ कहने की कोशिश की, पर हैरी ने उसे मौका ही नहीं दिया। अच्छा नैंडी, मैंने इतने दिन क्लासेस मिस की है, यू हैव टू हेल्प मी, ओके? तो ये परफ्यूम रिश्वत है। जस्ट किडिंग। नंदिता के ये कहते ही वो दोनों हंसने लगे। तभी देवेन फिर कुछ बोलना चाह रहा था, पर एक बार फिर हैरी ने आगे आकर नंदिता को क्लास शुरू होने का याद दिलाया और उसके साथ वहां से चला गया। देवेन वहीं पीछे हाथ में फ्लावर्स लिए इरिटेट एक्सप्रेशन के साथ उन्हें जाते हुए देख रहा था। इस चिपकू की तो मेरे दिए फूल मुझे ही चिपका गया। और देखा ना टोनी तूने कैसे नंदिता के साथ चिपक रहा था। ये फूल तू ही रख, वैसे भी मुझे इनकी जरूरत नहीं थी। कहकर देवेन भी वहां से चला गया। कॉलेज में लेक्चर्स के बाद देवेन को पता चला कि उसे हॉस्टल में रूम अलॉट हो चुका था। देवेन उसी रात अपने बैग्स के साथ हॉस्टल रूम में शिफ्ट होने पहुंच गया। हॉस्टल वार्डन ने उसे अपने असिस्टेंट के साथ भेज दिया, जिसे सब लोग मीटर कहकर बुलाते थे। देवेन भैया, है ना? मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था। आप आते ही कॉलेज में इतने फेमस जो हो गए, पर मुझे नहीं पता था आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट होंगे। वो तो जब वार्डन सर ने आपको रूम नंबर 118 अलॉट किया तो पता चला। वो आप जिन तीनों के साथ रूम शेयर करने वाले हो, वो सब भी आपकी तरह गरीब घर से या मिडिल क्लास परिवार से हैं। मेरा मतलब स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं। सॉरी भैया, पर यहाँ ऐसे ही चलता है। वैसे देवेन भैया, आप यहाँ थोड़ा संभल कर रहना। यहाँ कॉलेज से भी बुरा हाल है, पर हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो इस मीटर को याद कर लेना। लो, बातों बातों में आपका रूम भी आ गया। मीटर के जाते ही देवेन ने उस रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसके नॉक करने से पहले ही डोर ओपन हो गया। तभी देवेन का सामना एक जैसे दिखने वाले दो लोगों से हुआ। अरे देवेन भाई, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मैं सोनू और मैं मोनू। आप आइए ना। कहते हुए उन जुड़वा भाइयों ने देवेन के हाथ से बैग लिए और मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करने लगे। देवेन ऑकवर्ड स्माइल के साथ रूम में एंटर हुआ। रूम के दोनों साइड दो दो बेड के साथ 2 कबर्ड रखे गए थे। विंडो के पास एक स्टडी टेबल था, जहां एक लड़का चुपचाप पढ़ाई कर रहा था। अबे मयंक, कितना पढ़ेगा, देखना कौन आया है। मोनू बोला और फिर उसने देवेन का सामान लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर बेड पर रखकर कहा, देवेन भाई, ये वाला बेड आपका। हमने सब साफ कर दिया है। आपके सामान के लिए अलमारी में जगह भी खाली कर दी है। वैसे आप तो कॉलेज में आते ही छा गए भाई। क्या पीटा आपने उस रॉकी को, हमने देखा था, है ना सोनू? देवेन को अब पता चला था कि क्यों उसकी इतनी आव भगत हो रही थी। उसने उन्हें इग्नोर किया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के करीब 2 बजे होंगे जब उसकी नींद खुली और वो कमरे से बाहर वॉशरूम यूज करने गया। हर फ्लोर पर एक कॉमन वॉशरूम बनाया गया था। देवेन वॉशरूम में एंटर होने ही लगा था कि तभी एक लड़के से टकरा गया। वो लड़का मयंक था, उसका रूममेट। आई एम सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया।
मयंक ने नजर चुराते हुए कहा। देवेन ने उसकी लाल आंखें और कांपते हुए हाथों को नोटिस कर लिया था। ये देख वो टेंस्ड होकर बोला, तुम ठीक हो ना? दूर रहो मुझसे, मैं ठीक हूं। कहते हुए मयंक वहां से चला गया, पर हड़बड़ाहट में उसकी जेब से जमीन पर एक ब्राउन पैकेट गिर गया था। देवेन ने माथे पर शिकन के साथ पैकेट उठाया। पैकेट से गिर रहे व्हाइट पाउडर को देवेन ने जैसे ही स्मेल किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो कोकेन है। मीटर की वार्निंग और अब ये कोकेन का पैकेट। क्या देवेन अब भी ये सब इग्नोर कर सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करेगा? क्या हैरी देवेन और नंदिता की दोस्ती में कांटा बनकर आया था? और क्या क्या देखने को मिलेगा देवेन को इस महादेवी कॉलेज और उसके हॉस्टल में? ये तो कोकेन है। देवेन ने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ ये कहा ही था कि तभी किसी ने झटके से उसके हाथ से वो ब्राउन पैकेट छीन लिया। देवेन ने देखा तो वो मयंक ही था। उसे देखते ही देवेन ने टेंस्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा, ओ हेलो, तुम जानते भी हो इसमें क्या है? ये व्हाइट पाउडर ड्रग्स है, मालूम है मुझे। तू अपने काम से काम रख, समझा? मयंक बोला और वहां से जाने लगा। रुको, पहले बताओ ये पैकेट कहां से आया तुम्हारे पास? ये ड्रग्स किसने दिए? देवेन सवाल पूछता रहा, पर मयंक अपनी ही दुनिया में खोया उस ड्रग्स के पैकेट को सीने से लगाए हुए था, जैसे वो कोई कीमती चीज हो। देवेन उसके सामने आकर खड़ा हुआ और पूछा, मयंक नाम है ना तुम्हारा? बताओ ये ड्रग्स कहां से आए? तुम ये ड्रग्स किसी और को भी दे रहे हो? और कौन है तुम्हारे साथ? क्यों जवाब दूं तुझे? मेरा बाप लगता है क्या? हट सामने से। मयंक ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा और लड़खड़ाते कदमों के साथ पैकेट लेकर वहां से चला गया। देवेन ये सब टेंस्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। इस कॉलेज में कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत बड़ा ड्रग्स रैकेट चलाया जा रहा है। वो रीना और अब ये मयंक, ना जाने कितने और स्टूडेंट इस जहर को ले रहे हैं। मुझे शेखावत साहब को बताना। देवेन कहते कहते रुक गया। उसे पिछली बार की विजेंद्र की कही बात याद आ गई। सही तो कह रहे थे वो देवेन, तुझे इन सब बातों से क्या लेना देना? क्यों खुद को इस झंझट में फंसा रहा है? अपने मिशन पर फोकस कर बस। अगली सुबह कॉलेज जाने से पहले आज देवेन के कदम एक सरकारी हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गए थे। वहां हॉस्पिटल में पर्चा बनाने के लिए लोगों की एक लंबी लाइन दिख रही थी। वहीं साथ ही दूसरी लाइन एक कमरे में जा रही थी, जहां डॉक्टर्स मरीजों का चेकअप कर रहे थे। देवेन ने पास से गुजर रहे कंपाउंडर से पूछा, एक्सक्यूज मी, ये जनरल वार्ड किस तरफ है? कॉरिडोर से सीधा जाकर बाई तरफ। कंपाउंडर के बताए डायरेक्शन को फॉलो करते हुए देवेन जनरल वार्ड में पहुंच गया। वहां एक वार्ड में 10-12 हॉस्पिटल बेड थे, सभी मरीजों से भरे हुए थे। देवेन ने इधर उधर नजर घुमाई, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, और फिर रूम के सबसे आखिरी बेड पर जाकर उसकी नजर रुक गई। वहां लेटा पेशेंट और उसके साथ बैठा आदमी, दोनों वही थे जिन्होंने उस रात नंदिता को किडनैप किया था। देवेन गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब तक उन दोनों की नजर भी देवेन पर पड़ चुकी थी। देवेन के उनके पास पहुंचते ही साइड टूल पर बैठा आदमी देवेन के पैरों में गिर गया। देवेन हॉस्पिटल में कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए उसने सीधे पूछा, किसके कहने पर किया किडनैप? साहब वो आदमी बोल ही रहा था कि बेड पर लेटा आदमी उठने की कोशिश करते हुए बोला, ये तू क्या कर रहा है? भाई मार डालेगा हमें। ये सुनते ही देवेन ने उसके हाथ में लगी सिरिंज को दबा दिया और धीमी आवाज में कहा, और अगर नहीं बताया तो मैं ऐसा हाल करूंगा कि खुद मौत की भीख मांगोगे। देवेन का ये रूप देख बेड पर लेटे आदमी ने करहाती आवाज में सब उगल दिया। शरद शाह ब्रदर्स में छोटा भाई, उसी ने हमें नंदिता को किडनैप करने को कहा था। वो प्रोटेस्ट रुकवाना चाहता था, पर उसने ये भी कहा था कि नंदिता को कुछ मत करना, बस एक रात डराकर अगले दिन छोड़ देना। शरद शाह, अपनी इस हरकत का अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। गुस्से में बड़बड़ाते हुए देवेन ने उसे छोड़ा और आखिरी वार्निंग देकर वहां से चला गया। अगले दिन क्लास ओवर होने के बाद टोनी और देवेन के रूममेट्स के बारे में बात करते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे। तभी टोनी ने बताया, तुम्हारे रूममेट्स को मैं जानता हूँ, सोनू और मोनू, वो जुड़वा भाई हमेशा साथ ही रहते हैं, पर मयंक वो अकेला अकेला ही रहता है, किसी से बात करते देखा नहीं कभी उसे। अचानक से देवेन की नजर एक लड़की पर पड़ी जो दौड़ते हुए छत की तरफ चली गई थी। वो प्रिया थी ना? कहाँ? अरे कोई नहीं है ब्रो, कॉलेज की लास्ट बेल बजी नहीं कि सब भाग जाते हैं, तुझे वहम। अरे देवेन कहाँ जा रहा है भाई? टोनी बुलाता रहा, पर देवेन उसे अनसुना कर वहां से छत की तरफ भाग गया। टोनी ने भी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसका पीछा किया।
जैसे ही देवेन ने छत का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां प्रिया छत की रेलिंग पर खड़ी होकर कूदने की तैयारी में थी। प्रिया! देवेन चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। उसके पीछे टोनी भी वहां आ गया था। उन दोनों को देखते ही प्रिया हड़बड़ा गई। देवेन, टोनी, तुम देखो देखो, मेरे पास मत आना, जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। पागल हो क्या? ये क्या कर रही हो? उतरो वहां से। देवेन गुस्से में बोला, पर प्रिया तो जैसे मरने का इरादा कर चुकी थी। देवेन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए प्रिया का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा। उस प्रोटेस्ट वाली शाम तुम रीना के माँ बाप से मिली थी ना? देखा था ना कैसे रो रहे थे वो अपनी बेटी की मौत पर। तो सोचो तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी। इतनी खुदगर्ज कैसे बन सकती हो तुम प्रिया? अगर अपने पेरेंट्स की जरा भी फिक्र है तो नीचे आ जाओ। कम डाउन प्रिया। प्रिया सोच में दिख रही थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए देवेन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे नीचे खींच लिया। जहां देवेन और टोनी ने राहत की सांस ली, वहीं प्रिया ने रोना चालू कर दिया था। कुछ सेकंड के बाद देवेन ने इरिटेट होते हुए पूछा, अब ये गंगा जमुना बहाना बंद करो और बताओ ये बेवकूफी क्यों कर रही थी? प्रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपने मोबाइल पर एक वीडियो प्ले कर उनकी तरफ बढ़ा दिया। वो वीडियो गर्ल्स वॉशरूम में शूट किया गया था, जब प्रिया वहां मौजूद थी। देवेन और टोनी ने एकदम से मुंह फेर लिया। तभी टोनी ने गुस्से में पूछा, ये वीडियो, ये किसने, कहां से आई ये वीडियो प्रिया? प्रिया ने हाथों में चेहरा छुपाकर रोते हुए बताया, शरद, ये वीडियो शरद ने भेजी है। वो इसके जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। शरद का नाम सुनते ही देवेन फिर भड़क गया था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और सीरियस टोन में पूछा, किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? उसे पैसे चाहिए? प्रिया ने सिसकते हुए ना में गर्दन हिला दी। वो गर्ल्स हॉस्टल में मेरे जरिए ड्रग सप्लाई करवाना चाहता है। मैंने मना किया, पर वो मुझे ये वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। उसने मेरे मम्मी पापा को ये वीडियो भेजने की धमकी दी। अगर ऐसा हुआ तो वो जीते जी मर जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? सब कुछ खत्म होता दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ। प्रिया एकदम से बोलते बोलते रुक गई। उसने अचानक से देवेन की तरफ देखा और उम्मीद भरी नजरों के साथ बोली, देवेन, तुमने रॉकी को हराया ना? वो भी 2 बार। सब स्टूडेंट्स कह रहे थे कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम किसी से नहीं डरते। तो प्लीज मेरी मदद कर दो देवेन, प्लीज। ये वीडियो। उसकी बात काटते हुए देवेन ने चेहरे पर बिना किसी हाव भाव के जवाब दिया, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? और तुम प्रिंसिपल अस्थाना को कंप्लेन क्यों नहीं करती? रीना ने कोशिश की थी। प्रिया एकदम से चिल्लाई। अपने बहते हुए आंसू को पोंछते हुए उसने फिर कहा, रीना ने कोशिश की थी प्रिंसिपल के पास जाने की, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो लोग उसे तब तक ड्रग्स देते गए जब तक वो मर नहीं गई। ऐसी मौत से बेहतर है कि मैं खुद ही अपनी जान दे दूं। तभी देवेन ने सीरियस टोन में पूछा, क्या रीना की मौत के बारे में शरद ने तुम्हें बताया? हाँ, जब मैंने ड्रग सप्लाई करने से मना किया तो उसने मुझे धमकी देते हुए ये सब बताया। प्लीज देवेन, मेरी हेल्प कर दो। मैं उस शरद से अकेले लड़ नहीं पाऊंगी। प्लीज हेल्प मी। देवेन के कानों में विजेंद्र के शब्द दोहरा रहे थे। उसे खामोश देख टोनी ने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर देवेन ने दांत भींचकर उसे जवाब दिया, क्या मैंने सभी की मदद करने का ठेका ले रखा है टोनी? मैं लोगों को मदद करने की कोई संस्था नहीं चला रहा। आई एम सॉरी, बट मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो मुड़कर वहां से जाने लगा, पर तभी उसने प्रिया को कहते सुना, प्लीज देवेन भैया, प्लीज बस एक बार मदद कर दीजिए। मेरी तरह ना जाने कितनी लड़कियों को वो ब्लैकमेल करके ड्रग्स के काम में लगाने के लिए फोर्स कर रहा होगा। हम सबको रीना बनने से बचा लीजिए भैया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज भैया मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज मत जाइए। उसके आंसू, उसका ये गिड़गिड़ाना देवेन को अपने अतीत की याद दिलाने लगा था। उसके कानों में प्लीज मदद करो जैसे शब्द गूंजने लगे थे। ये वही अतीत की यादें थीं जब उसके बचपन में गुंडों के परेशान करने पर उसकी मां मीरा आसपास भीड़ जमाए लोगों से मदद की गुहार लगाती थी, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आता था। सब खड़े होकर बस तमाशा देखते रहते थे। प्रिया का यूं रोना उसे अपनी बेबस मां की याद दिलाने लगा था। उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें भी नम हो गई थी। अचानक ही वो अपने ख्यालों से बाहर आया और अपनी मुट्ठी भींचते हुए वापस मुड़ा। अगले ही पल वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर प्रिया की तरफ आने लगा था, जो अभी भी जमीन पर बैठकर रो रही थी। एक गहरी सांस भरकर देवेन उसके सामने झुक गया। प्रिया ने रोते हुए अपने हाथ जोड़े
और एक बार फिर उससे विनती करने लगी। प्लीज भैया मदद कर दीजिए, वरना मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देवेन ने उसके बहते हुए आंसुओं को पोंछा और बड़ी नर्म आवाज से कहा, अभी अभी तो एक बहन मिली है, ऐसे कैसे उसे मरने दूंगा भला। अब भाई मान ही लिया है तो अपनी प्रॉब्लम इस भाई पर छोड़ दो। आई प्रॉमिस तुम्हारे साथ उन सभी लड़कियों को उस शरद नाम के राक्षस से बचाकर रहेगा तुम्हारा ये देवेन भैया, पर तुम्हें भी वादा करना पड़ेगा। प्रिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो देवेन ने बात को पूरा करते हुए कहा, आगे से खुद को मारने जैसी बेवकूफी कभी नहीं करोगी। प्रिया नम आंखों के साथ मुस्कुराई और झट से हाँ में सर हिला दिया। पास खड़ा टोनी भी ये सब देखकर इमोशनल हो गया था। उसने आगे जाकर कहा, जानता हूं शरद से पंगा लेना आसान नहीं होगा, पर देवेन ब्रो मैं भी इसमें तेरा साथ दूंगा। तू बस बता प्लान क्या है। देवेन ने गहरी सांस भरी और प्रिया से पूछा, तुम ये वीडियो देखकर बता सकती हो ये एग्जैक्टली कहां शूट हुई होगी? क्या ये कॉलेज का गर्ल्स वॉशरूम है? प्रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो वीडियो देखकर मैं सब भूल गई, मैं देखती हूँ। उसने तुरंत अपने मोबाइल पर वीडियो प्ले करके देखा और कुछ सेकंड के बाद तुरंत बोली, भैया ये वीडियो में ये हमारे गर्ल्स हॉस्टल का कॉमन वॉशरूम है। ये सुनते ही देवेन के दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया, तो क्या नंदिता की वीडियो भी? इस बारे में सोचने भर से भी उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। पर तभी टोनी ने पूछा, ओ गॉड, मतलब नैंडी भी इसका शिकार हो सकती है? प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, हॉस्टल में ऐसे रूम्स भी हैं जिसमें बाथरूम अटैच्ड होते हैं, पर उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। नंदिता उन्हीं में से एक रूम में रहती है। ज्यादातर स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली या मुझ जैसे गरीब घर से आई लड़कियां ही ये कॉमन वॉशरूम यूज करती हैं। देवेन और टोनी ने बात को समझा। देवेन को कुछ सोचते देख टोनी ने पूछा, तो अब प्लान क्या है ब्रो? प्लान तो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का है, पर सोच रहा हूं लगे हाथ शरद शाह के श्राद्ध की तैयारी भी शुरू कर दूं। आखिर देवेन के दिमाग में चल क्या रहा था? क्या करने वाला था वो प्रिया को इस मुसीबत से निकालने के लिए? ब्रो एक बार फिर सोच ले, पकड़े गए ना तो सैंडल से पिटना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है क्या? ये कहते हुए टोनी का माथा पसीने से भीगा हुआ था। देवेन के प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग उसी रात गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े थे। एक यही तरीका है टोनी, और तू चिंता मत कर, हम दोनों में से कोई नहीं पिटेगा। देवेन मोबाइल की तरफ देखते हुए बोला, पर टोनी की घबराहट कम नहीं हुई। तुझे पता नहीं है इस गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन लेडी हिटलर है। लड़कियों से पहले अगर हम उसके हाथ लग गए ना तो अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर हमारी फोटो होगी और हेडलाइन होगी, 2 बदमाश गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन के हाथ मारे गए। देवेन उसकी बात सुन हल्का सा हंसा। वो बार बार मोबाइल पर टाइम चेक किए जा रहा था। एक गहरी सांस भरकर उसने फिर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा टोनी। देख, प्रिया ने बताया था ना कि ठीक 10 बजे वार्डन राउंड पर निकलती है, तब कैमरे पर किसी की नजर नहीं होती। यही परफेक्ट टाइम होगा हॉस्टल में एंट्री लेने का। जैसे ही वार्डन अपने ऑफिस से निकलेगी, प्रिया मुझे मिस्ड कॉल कर देगी और मैं हॉस्टल में एंट्री ले लूंगा। इतना सुनते ही टोनी ने तुरंत पूछा, तू अकेला जाएगा और मैं? देवेन ने हॉस्टल गेट की तरफ इशारा करके जवाब दिया, इस गार्ड का ध्यान किसी को तो भटकाना होगा ना, और ये काम मैं तुझ पर छोड़ता हूं। टोनी बहस करने वाला था, पर तभी देवेन के मोबाइल पर प्रिया का मिस्ड कॉल आया। वो तुरंत बोला, ओके, हॉस्टल में जाने का टाइम आ गया। अब ध्यान से सुन, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तू रेडी रहना। भागने के लिए ना? नहीं, पिटने के लिए। देवेन ने मजाक में डराते हुए कहा और टोनी को उस गार्ड के पास भेज दिया। टोनी ने कुछ ही सेकंड्स में उस गार्ड को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया था। जैसे ही गार्ड का ध्यान वहां गेट से भटका, देवेन तुरंत गेट क्रॉस करके अंदर चला गया। वो बिना रुके सीधा हॉस्टल के मेन एंट्रेंस की तरफ जाने लगा। प्रिया ने बताया था, एंट्रेंस से लेफ्ट में कॉरिडोर के एंड पर वार्डन का ऑफिस है। वहीं से वो पूरे हॉस्टल के कैमरों पर नजर रखती है। ये कहते हुए देवेन एंट्रेंस से एंटर होकर इधर उधर नजर घुमा रहा था। इस वक्त तक सभी लड़कियां अपने कमरे में जा चुकी थी। कॉरिडोर एकदम सुनसान पड़ा था। देवेन तेज कदमों के साथ कॉरिडोर के एंड में वार्डन के ऑफिस में घुस गया। उसके पीछे पीछे प्रिया भी वहां पहुंच गई। वो इस प्लान से काफी घबराई हुई दिख रही थी। देवेन भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वार्डन मुझे हॉस्टल से निकाल देगी और वो कॉलेज में भी कंप्लेन कर देगी।
मेरा करियर खत्म हो जाएगा। देवेन ने उसके गाल पर हाथ रख उसे समझाया। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रिया, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। अभी फिलहाल जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। देखें तो जरा, तुम्हारी लेडी हिटलर इस शरत के साथ मिली हुई है या नहीं। देवेन ये कहते हुए वहां टेबल पर रखे कंप्यूटर के पास गया। इसी कंप्यूटर पर पूरे हॉस्टल में लगे कैमरे की फुटेज दिखाई देती है ना? हाँ भैया, पर मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता। उसकी चिंता तुम मत करो। इतना कहकर देवेन मुस्कुराया और उसने तुरंत कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों से ऐसा जादू किया कि कुछ ही सेकंड्स में पासवर्ड अनलॉक हो गया। ये सब देख प्रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आप तो आर्ट स्टूडेंट हो ना भैया, आपने ये सब इतनी आसानी से कैसे किया? ये सब सवालों का जवाब बाद में दूंगा, पहले जरा देखे तो सही तुम्हारी वार्डन शरद के इस घटिया चाल के हिस्सेदार है या सिर्फ एक मोहरा है। देवेन ने कहा और फिर कंप्यूटर पर सभी कैमरों की फुटेजेस चेक करने लगा। इसमें उस गर्ल्स वॉशरूम के कैमरे की कोई फुटेज नहीं दिख रही है, सब कॉरिडोर्स की हैं। मेन और बैक एंट्रेंस की फुटेज भी दिख रही है। तभी प्रिया बोली, भैया मैंने वॉशरूम में जाकर चेक भी किया था, पर मुझे वहां कोई कैमरा नहीं दिखा। पता नहीं उस शरद ने वो कैमरा कहां फिट किया है। अब क्या करेंगे भैया, कैसे पता लगाएंगे? देवेन तो जैसे सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन के साथ तैयार होकर ही आया था। उसने तुरंत प्रिया से उसका मोबाइल लिया और उसमें अपने मोबाइल से एक ऐप इंस्टॉल करके कहा, प्रिया अब अपना मोबाइल लो और उसी वॉशरूम में वापस जाओ। इस मोबाइल को हर कॉर्नर में ले जाकर चेक करना। मैंने जो ऐप डाउनलोड की है उसकी मदद से हमें कैमरा कहां छुपाया गया है उसका पता चल जाएगा। यह ऐप वॉशरूम में लगे डिवाइस के सिग्नल को कैच करेगा और उसका आईपी एड्रेस सीधा मेरे मोबाइल पर आ जाएगा। एक बार आईपी एड्रेस का पता चल जाए फिर कैमरा को डिसेबल करने में आसानी तो होगी ही, साथ ही ये भी ट्रैक हो जाएगा कि शरद कैमरा से शूट हुआ सारा डेटा कहां स्टोर कर रहा है। प्रिया उसके पूरे प्लान को सुनकर कॉन्फिडेंट फील करने लगी थी। उसने तुरंत अपना मोबाइल लिया और वहां से उस वॉशरूम की तरफ चली गई। देवेन मोबाइल हाथ में लेकर कंप्यूटर के सामने बैठा प्रिया के कैमरा ट्रेस करने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे टोनी का कॉल आया। ब्रो, मुझे गार्ड से कब तक बात करते रहना होगा? ये तो अपनी बेटी की शादी मुझसे तय करने की बात कर रहा है। अगर तू जल्दी नहीं आया तो यहाँ मैं बलि चढ़ जाऊंगा। देवेन हल्का सा हंसा और बोला, डोंट वरी, काम ऑलमोस्ट होने वाला है। तभी एकदम से उसने किसी की आवाज सुनी। देवेन? अपना नाम सुनते ही देवेन की नजरें तुरंत दरवाजे की तरफ गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां उसके सामने नंदिता खड़ी थी। वो गुस्से और शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ देवेन के पास आई और उसने सवालों की बौछार शुरू कर दी। देवेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये गर्ल्स हॉस्टल है, जानती हो ना? इतनी रात को यहाँ आए कैसे तुम? और ये वार्डन के ऑफिस में क्या कर रहे हो? ये कंप्यूटर पर कैमरास की फुटेजेस चलते देख नंदिता उसे गलत समझ बैठी। तुम लड़कियों पर नजर रख रहे हो? छी, मुझे लगा तुम्हें बस मारपीट का शौक है, पर तुम ये घटिया काम भी। मैं अभी वार्डन को सब बताती हूँ, सबको बुलाती हूँ, तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। कोई है यहाँ? कोई? नंदिता चिल्लाते हुए वहां से जाने लगी थी, पर तभी देवेन ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और झट से उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। नंदिता पहली बार देवेन के इतने करीब आई थी। देवेन ने जैसे ही उसे छुआ, उसके बदन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखें देवेन की आंखों से टकराई और वो एक पल को जैसे उनमें खो गई। लेकिन अगले ही पल वो होश में आई और देवेन को धक्का देकर दूर करते हुए बोली, इतनी रात को गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे हो? वार्डन के ऑफिस में क्यों आए हो? और सच बोलना, वरना मैं चिल्लाकर सभी को जमा कर दूंगी। देवेन के कुछ कहने से पहले ही उसके मोबाइल पर अचानक से प्रिया का कॉल आने लगा। ये देख उसने तुरंत कॉल पिक किया और स्पीकर पर रख दिया। हेलो भैया, यहाँ वॉशरूम में छिपा कैमरा मिल गया है, उसका सिग्नल दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है? वेरी गुड प्रिया, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास उसका आईपी एड्रेस आ गया होगा। मैं उस कैमरे को अभी डिसेबल करता हूँ और बाकी सब भी हैंडल करता हूँ। तुम बस अब अपने रूम में जाओ, वरना किसी को शक हो सकता है। दूसरी तरफ से प्रिया आवाज में राहत की झलक के साथ बोली, थैंक यू भैया, आप नहीं जानते आपकी वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। थैंक यू, और प्लीज आप भी संभल कर जाइएगा। अब तक नंदिता के चेहरे पर गुस्से की जगह कंफ्यूजन ने ले ली थी।
कॉल कट होते ही देवेन ने सीरियस टोन में उसे सब बताया। प्रिया की मदद कर रहा था। उस शरद ने गर्ल्स वॉशरूम में कैमरा लगाया था, जिसके जरिए वो प्रिया को ब्लैकमेल कर रहा था, यहाँ हॉस्टल में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए, समझी? जब देखो मुझे क्रिमिनल का खिताब दे देती हो। नंदिता कुछ बोलना चाह रही थी, पर उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। देवेन ने विनिंग स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं? मैडम, आप सॉरी बोलने से शुरुआत क्यों नहीं करती? नंदिता जो थोड़ी देर पहले सॉरी बोलने ही वाली थी, वो उसके एटीट्यूड को देख चिढ़ गई। सॉरी, गलती तुम्हारी है जो मुझे गलत वक्त पर गलत जगह मिल जाती हो। अब गलत फहमी नहीं होगी तो क्या होगा? अब खड़े क्या हो? चलो, जिस काम के लिए आए हो वो करो। कहते हुए वो कंप्यूटर की तरफ चली गई। उसे एम्बैरेस्ड देख देवेन दबी मुस्कान के साथ पीछे पीछे आया। उसने तुरंत अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट किया और कैमरे के आईपी एड्रेस को ट्रैक करने लगा। नंदिता दरवाजे की तरफ नजर गड़ाई थी। देवेन, जल्दी करो, 10:15 हो गए हैं। वार्डन के वापस आने का टाइम हो गया है। ये कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है। मुझे जानना है कि शरद सब डेटा एग्जैक्टली कहां स्टोर कर रहा है। इसके लिए थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। देवेन कीबोर्ड पर लगातार टाइप कर रहा था। ये देख नंदिता बोली, तुम्हें ये सब टेक्निकल नॉलेज भी है? इम्प्रेसिव। देवेन ने टेढ़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे टैलेंट की लिस्ट बहुत लंबी है नंदिता जी। नंदिता आर्ग्यू करने वाली थी, तभी उन्हें कॉरिडोर से एक औरत की बुलंद आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, कुछ लड़कियां बाहर गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई हैं। आने दो उन्हें, सजा जरूर दूंगी। वीकेंड है तो क्या लेट नाइट पार्टीज करेंगी? रूल्स नाम की चीज भी कुछ होती है। 10 बजे के बाद कोई लड़की कमरे के बाहर नहीं होनी चाहिए, पर कुछ लड़कियां सुनती ही नहीं है। यह आवाज सुनते ही नंदिता के हाथ पैर फूलने लगे। मर गए देवेन, वार्डन आ रही है, जल्दी करो। अपने साथ मुझे भी मरवाने का प्लान है क्या? देवेन ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया, देखो, मैंने तुम्हें मुसीबत में फंसने का न्योता नहीं दिया था। तुम खुद ही यहाँ चलकर आई थी। और अचानक से देवेन को कंप्यूटर पर डेटा स्टोरेज लोकेशन का पता चल गया। डन, लोकेशन मिल गई और कैमरा भी डिसेबल हो गया है। तभी दोनों ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। नंदिता ने देवेन को वहां पास रखे काउच के पीछे छिपने का इशारा कर दिया। उसके छिपते ही ऑफिस का डोर ओपन हो गया। वहां 40-45 साल की हट्टी कट्टी औरत खड़ी थी। नंदिता, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? टाइम देखा है? 10:17 हो गए हैं। रूल्स भूल गई हो क्या? नंदिता हड़बड़ाते हुए बोली, नो मैम, एक्चुअली वो मुझे आपसे मिलना था, इसलिए यहाँ ऑफिस में आ गई। मुझसे मिलना था? वो भी इतनी रात को? सुबह नहीं मिल सकती थी? वार्डन की स्ट्रिक्ट टोन से नंदिता घबरा गई। एक्चुअली मैम, वो मेरे कमरे की ट्यूबलाइट वो फ्लिकर कर रही है, उसे ठीक करवाना है। ठीक है, मैं कल देखती हूँ। नाउ गो बैक टू योर रूम। नंदिता काउच की तरफ देख रही थी जहां देवेन छिपा हुआ था। वो यही सोच रही थी कि उसे बाहर कैसे निकाले। तभी उसने एकदम से कहा, मैम, आपके पास सिरदर्द के लिए कोई मेडिसिन होगी? वो मेरे पास खत्म हो गई है और बाकी लड़कियों को इस वक्त परेशान करना सही नहीं होगा। वार्डन ने गहरी सांस भरी और वहां टेबल के पीछे रखे कैबिनेट की तरफ मुड़ गई। मौका देख नंदिता ने तुरंत देवेन को इशारा किया और वो ऑफिस से बाहर आ गया। नंदिता ने राहत की सांस भरी और फिर झूठी मुस्कुराहट के साथ वार्डन से मेडिसिन ली और वहां से चली गई। बाहर आते ही उसे देवेन कुछ ही दूरी पर खड़ा मिला। देवेन, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हारे लिए इतना झूठ बोला और तुम जाओ यहां से। ओ हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। भगवान ने आंखें दी हैं तो उनका इस्तेमाल करो और आसपास नजर घुमाओ। वो देखो, ये मेन रास्ता है बाहर जाने का और यहाँ पर कैमरा लगा है। उधर वार्डन कंप्यूटर के सामने जमकर फुटेज देख रही होगी। बाहर निकलने का कोई और तरीका सोचना होगा। देवेन और नंदिता दोनों परेशान एक्सप्रेशन के साथ इस मुसीबत का हल सोच रहे थे, पर तभी उन्हें मेन एंट्रेंस से कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई दी। यार, 10 बजे का कर्फ्यू था, लेट हो गया है। वो हिटलर तो आज जान ही ले लेगी। देवेन और नंदिता लड़कियों के आने से घबरा रहे थे और तभी उन्हें पीछे से वार्डन के ऑफिस से बाहर आने की आवाज भी आने लगी, जिसे सुनते ही दोनों की आंखें शौक से बड़ी हो गई। दोनों समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस गए हैं। अब क्या करेंगे देवेन? सामने से ये लड़कियां और पीछे वो वार्डन, हम पकड़े जाएंगे। कुछ करो। सोचने तो दो मुझे मेरी माँ। देवेन भी काफी परेशान दिख रहा था। तभी सामने से आई उन लड़कियों के सामने आकर किसी ने रास्ता रोक दिया। देवेन और नंदिता ने देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि प्रिया ही थी, जिसने उन्हें तुरंत वहां से निकलने का इशारा कर दिया। अचानक से नंदिता को अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई पड़ी
उसने तुरंत देवेन का हाथ पकड़ा और वहां स्टेयर्स से होते हुए उसे सीधा अपने कमरे में ले गई। कमरे का डोर अंदर से लॉक करते ही देवेन और नंदिता ने राहत की सांस ली। कैसा बकवास प्लान बनाया था तुमने। अगर अभी पकड़े जाते तो तुम कुछ सोचकर भी आए थे या बस हीरोगिरी दिखाने निकल पड़े? देवेन ने उसके करीब कदम बढ़ाया और चिढ़कर बोला, ओ हेलो, मेरा प्लान परफेक्ट ही था। तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गई। तुम नहीं आती तो तुम्हें समझाने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता और मैं काम करके आराम से निकल जाता। तुम मान लो गलती आपकी थी नंदिता जी। ये सुन नंदिता का मुंह बंद हो गया था। देवेन ने गहरी सांस भरकर रूम में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, जैसे वहां का मुआयना कर रहा हो। नाइस रूम। हॉस्टल में इतने अच्छे कमरे भी हो सकते हैं। बेड? तुम्हारे साथ कोई और लड़की भी रहती है क्या? वो कहाँ है? देवेन ने कैजुअली पूछा और पास टेबल पर रखी मैगजीन उठाकर सीधा नंदिता के बेड पर आराम से जाकर लेट गया। आर यू सीरियस? हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है और तुम यहाँ रिलैक्स कर रहे हो। अरे ये सोचो कि तुम यहाँ से कैसे निकलोगे। और अगर कोई... उसी वक्त नंदिता के दरवाजे पर नॉक हुआ। नंदिता जहां शॉक में दिखी, वहीं देवेन अभी भी बेड पर रिलैक्स होकर लेटा रहा। जाओ दरवाजा खोलो, या तुम कहो तो मैं कर दूं? देवेन टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला। नंदिता जानती थी वो इस सिचुएशन में भी उसे छेड़ रहा था। उसने एक पल देवेन को घूर कर देखा और घबराते हुए दरवाजे की तरफ गई। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला। वहां सामने अपनी फ्रेंड अर्चिता को देख नंदिता बोली, अर्चिता तुम यहाँ इतनी रात को क्या हुआ? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तेरे पास आ जाऊं। आज तेरी रूममेट रूही भी नहीं है ना। चल साथ में हॉरर मूवी देखते हैं। दरवाजा तो खोल वरना वार्डन आ जाएगी। अर्चिता अंदर आने की कोशिश में थी कि तभी नंदिता चिल्लाई, नहीं। अर्चिता एकदम से हैरान हो गई। तभी नंदिता ने नर्वस स्माइल के साथ फिर कहा, वो मतलब अभी नहीं आ सकती तुम। वो मुझे अकेले पढ़ाई करनी है देर रात तक। तो हम कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। ये कहते ही नंदिता ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और मुड़कर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने लगी। फिर कुछ पल रुककर वो देवेन की तरफ आते हुए बोली, देवेन, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। इतना झूठ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं बोला होगा। तुम... ओह रियली? तुमने इससे पहले कोई झूठ नहीं कहा मिस नंदिता शेखावत? देवेन ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। नंदिता उसके हाथ में अपनी और अपने पापा की फोटो को देख एकदम शॉक्ड हो गई थी। ये फोटो तुम्हारे पास? मैंने ड्रॉर में... तुम मेरे पर्सनल सामान में ताका झांकी कैसे कर सकते हो देवेन? नंदिता ने देवेन के हाथ से फ्रेम छीन लिया। तभी देवेन फिर बोला, वो फोटो तुम्हारे साथ तुम्हारे... हाँ, मेरे डैड हैं। नंदिता ने जवाब दिया और ड्रॉर खोल फ्रेम वापस उसमें रख दिया। कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई थी। देवेन ने उनके बीच आई ऑकवर्ड खामोशी को तोड़ा। कमाल है नंदिता जी, आप तो बड़ी अमीर निकली। इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन विजेंद्र शेखावत आपके डैड है। मैं होता तो इस बात का ढिंडोरा हर जगह पीट देता। पर तुम अजीब हो, तुमने अपनी असली पहचान छुपा रखी है। लेकिन क्यों? इसमें बताने वाली क्या बात है? मैं कॉलेज में पढ़ने आई हूं, अपनी अमीरी का शो ऑफ करने नहीं। देवेन ने जब से ये मिशन ज्वाइन किया था तब से उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था और आज उसने मौका देखकर वो पूछ ही लिया। इतना अमीर होने के बावजूद भी तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है? तुम तो दुनिया के किसी भी फेमस कॉलेज में आराम से एडमिशन ले सकती हो, राइट? तो फिर ये कॉलेज क्यों? ये जानते हुए भी कि इस कॉलेज में पल पल स्टूडेंट्स की जान पर खतरा रहता है, तो फिर यहाँ ही क्यों नंदिता? ये महादेवी कॉलेज मेरे डैड ने बनवाया था देवेन। उसका ये जवाब सुनते ही देवेन की मुस्कान गायब हो गई। वहीं नंदिता ने होठों पर सैड स्माइल के साथ अपनी बात को पूरा किया। डैड ने तो सिर्फ कॉलेज बनवाया, पर प्रिंसिपल का रोल निभाते निभाते ये कॉलेज कब माँ की दुनिया बन गया उन्हें भी पता नहीं चला। हाँ, यहाँ के एक्स प्रिंसिपल मिसेस रागिनी शेखावत मेरी माँ थी। मेरे यहाँ आने का कारण भी वही है। माँ ने इस कॉलेज को लेकर एक सपना देखा था जिसमें गरीब अमीर हर बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले। माँ तो अब मेरे साथ नहीं है, तो सोचा उनके कॉलेज में आकर ही उनको खुद के करीब महसूस कर लूं। जानती हूं ये कॉलेज सेफ नहीं है, पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था देवेन। नंदिता की आवाज भारी हो गई थी।
उसने रुककर फिर कहा, माँ के जाने के बाद इस कॉलेज की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। पापा अपने बिजनेस एम्पायर को संभालने में इतना उलझे रहे कि ध्यान ही नहीं दे पाए। पर देवेन, मैं अपनी माँ के सपने को ऐसे बिखरने नहीं दे सकती। इसलिए देवेन ने उसकी बात को पूरा किया। इसलिए तुम यहाँ आ गई इस कॉलेज को सुधारने। इसलिए तुम यहाँ हो रहे हर गलत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करती हो। नंदिता ने नम आंखों के साथ धीरे से हाँ में सर हिला दिया। उसके आंसू देख ना जाने क्यों देवेन के सीने में चुभन सी उठी, पर इस फीलिंग को इग्नोर करते हुए उसने गहरी सांस भरकर फिर पूछा, तुम्हारी माँ रागिनी जी, वो कब उनकी डेथ कैसे हुई? ये सवाल सुनते ही नंदिता का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। वो नजरें चुराने लगी। उसने झट से अपने बहते आंसू पोंछे और बोली, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है देवेन। तुम्हें वो प्रिया की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना? वो जो तुम लोकेशन की बात कर रहे थे, वो कहाँ की है? देवेन समझ रहा था कि नंदिता टॉपिक चेंज कर रही थी, पर उसके दिमाग में सवाल अटक चुका था। ऐसा क्या हुआ था रागिनी जी के साथ जो नंदिता उनके बारे में बात करने से कतरा रही थी? पर फिलहाल इस बात को दबाते हुए उसने कहा, लोकेशन सुल्तानपुर की आ रही है। करंटली वहां से एक लैपटॉप का आईपी एड्रेस ट्रैक हो रहा है जिस पर कैमरे का शूट हुआ सारा डेटा स्टोर हो रहा था। 1 मिनट, सुल्तानपुर? इस जगह पर दिल्ली के ज्यादातर फार्म हाउसेज हैं, और जितना मैंने सुना है वहां इन शाह ब्रदर्स का भी एक फार्म हाउस है। कहीं ये वही तो? देवेन ने सीरियस टोन में जवाब दिया, अब तो ये वहां जाकर ही पता चलेगा। मुझे आज रात को ही उस लैपटॉप को हासिल करके सारे वीडियोस डिलीट करने होंगे। कल तक तो शरद को कैमरा डिसेबल होने का पता चल जाएगा, और तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो हमें अभी जाना होगा। नंदिता के कहते ही देवेन तुरंत बोला, हाँ अभी जा। 1 मिनट, हम? हाँ? हम नहीं मैडम, सिर्फ मैं जाऊंगा। क्यों? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मुझे भी इस प्लान का हिस्सा बनना है। देवेन ने तुरंत मना कर दिया, पर मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि तुम जहां भी जाती हो मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती हो, इसलिए तुम यहीं रहोगी, समझी? देवेन, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं, एंड दैट्स फाइनल। नंदिता जिद पर अड़ी रही, पर देवेन भी कम नहीं था। उसने एरोगेंट स्माइल पास करते हुए कहा, और जैसे तुम्हारे कहने से मैं मान जाऊंगा, नो चांस। नंदिता ने उसे घूर कर देखा, पर फिर अचानक से उसके होंठों पर टेढ़ी मुस्कान दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और कॉन्फिडेंट टोन में बोली, शायद आप भूल रहे हैं देवेन जी, आप देर रात गर्ल्स हॉस्टल में बिना परमिशन के घुसे हैं। और इतना ही नहीं, आप एक लड़की के कमरे में हैं। अगर मैंने अभी चिल्लाकर सबको बुला लिया और आप पर जबरदस्ती कमरे में आने का, स्टॉकिंग का इल्जाम लगा दिया तो जानते हैं ना क्या होगा। देवेन उसकी बातों से डरा या घबराया नहीं था, पर नंदिता का ये रूप देखकर वो सरप्राइज दिख रहा था। तो अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगी मिस शेखावत? देवेन ने दबी मुस्कान के साथ पूछा, तो नंदिता भी अकड़ से बोली, तुमने भी तो मेरी दोस्ती पाने के लिए ऐसा ही कुछ किया था, अब तुमसे ही सीखा है। तो बताओ, सभी लड़कियों से पिटना है या मुझे अपने प्लान में इंक्लूड करना है? चॉइस इज योर्स। देवेन समझ गया था कि नंदिता मानने वाली नहीं थी। फाइन, तुम भी आ सकती हो। ये कहते हुए वो कमरे की बालकनी की तरफ चला गया। नंदिता काफी खुश दिखी, पर उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। चलो, ये तो अच्छा है नंदिता कि तुम्हारा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर है, यहां से जाना इजी रहेगा। नंदिता शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बालकनी में आकर बोली, व्हाट? हम बालकनी से जाने वाले हैं? यहां से नीचे कूदना पड़ेगा? नहीं नहीं, कूदना क्यों है, मैं तो सुपरमैन हूं, तुम्हें उड़ाकर ले जाऊंगा। देवेन का ये जवाब सुन नंदिता कुछ नहीं बोली। वो बालकनी से नीचे देखती रही। तभी देवेन ने कमरे में कबर्ड से बेडशीट और दुपट्टा ढूंढना शुरू कर दिया। ओ मैडम, प्लान में इंक्लूड होने का शौक है ना, तो जरा यहाँ आकर थोड़ा काम भी कर लो। ये कपड़ों की एक रस्सी तैयार करते हैं, यहाँ बालकनी की रेलिंग से बांधकर हम आराम से नीचे पहुंच जाएंगे, ज्यादा ऊंचाई नहीं है। नंदिता ने घबराते हुए देवेन की रस्सी बनाने में मदद की। करीब 5 से 10 मिनट बाद दोनों बालकनी के पास खड़े थे। देवेन ने रेलिंग से कपड़ों से बनी उस रस्सी के एक सिरे को बांधा और बाकी को नीचे की तरफ गिरा दिया। पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम आ जाना, ओके? देवेन उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही रस्सी पकड़कर पलक झपकते ही नीचे पहुंच गया, पर नंदिता नीचे आने से घबराती रही। ये देख देवेन इरिटेट होकर बोला, देखो, अगर इतना ही डर लग रहा है तो मत आओ, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया है।
नहीं, मैं आ रही हूं। कहकर नंदिता ने डरते हुए रस्सी पकड़कर धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश शुरू की। वो जमीन से कुछ ही दूरी पर थी कि तभी नंदिता का हाथ छूट गया। वो एकदम से नीचे गिरने लगी, पर देवेन ने तुरंत आगे आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक बार फिर वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। नंदिता डर के मारे आंखें बंद करके देवेन की शर्ट को कसकर पकड़े रही। उसके चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन देख देवेन के होंठों पर मुस्कान नजर आई। नंदिता के होंठों पर नजर पड़ते ही देवेन की धड़कनें बढ़ने लगी थी, पर उसने तुरंत ही अपने इस नए एहसास को इग्नोर करके कहा, अगर थोड़ा और कसकर पकड़ोगी तो शर्ट के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मेरी बॉडी ही देखनी है तो पहले बोलती। कमरे में हम अकेले ही थे, ऐसे खुले में। आउच! नंदिता ने उसके सीने पर पंच किया और उससे दूर हो गई। सिचुएशन का ज्यादा फायदा मत उठाओ, समझे? अब चलो, वरना कोई देख लेगा। देवेन और नंदिता धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़े। देवेन ने मोबाइल से टोनी को मिस्ड कॉल करके काम खत्म होने का इशारा भेज दिया। कुछ ही सेकंड में हॉस्टल से दूर टोनी देवेन और नंदिता से मिला। नैंडी, तू यहाँ? देवेन, तू तो अंदर अकेला गया था ना, तो नैंडी के साथ बाहर ये क्या हो रहा है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए पीनट। देवेन से पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अपने इस प्लान के बारे में बताना चाहिए था ना, क्यों नहीं बताया? नंदिता टोनी पर बरस पड़ी, पर देवेन उसे डिफेंड करते हुए बोला, इसे डर था कहीं तुम फिर से न्याय की देवी का रूप ना धारण कर लो। और फिर शरारत भरी मुस्कान के साथ वहां से आगे बढ़ गया। नंदिता बहस करने वाली थी, पर टोनी ने उसे रोका और दोनों चुपचाप उसे फॉलो करने लगे। अब क्या करेंगे गाइस? ये अपने देवेन ब्रो से पूछो पीनट। परफेक्ट प्लान बनाकर आए हैं ना, कुछ सोचा होगा इन्होंने ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, राइट देवेन? देवेन, नंदिता और टोनी सुल्तानपुर में बने शाह फार्म हाउस से कुछ मीटर की ही दूरी पर खड़े थे। वहां पहुंचते ही उन तीनों को फार्म हाउस की लाइटिंग और दूर तक सुनाई दे रहे लाउड म्यूजिक से अंदर चल रही पार्टी का पता चल गया था। देवेन ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, करना क्या है? अरे पार्टी हो रही है, ये तो हमारे लिए एडवांटेज है। अंदर जितने भी लोग होंगे उनमें मिक्स होकर सीधा लैपटॉप ढूंढेंगे और फुटेज डिलीट कर देंगे। देवेन ब्रो, जितना तू सोच रहा है ये उतना आसान नहीं होने वाला, वो देख। टोनी के कहते ही देवेन और नंदिता ने फार्म हाउस के एंट्रेंस पर नजर डाली। वहां स्टाइलिश और अतरंगी कपड़े पहने लड़के लड़कियों का एक ग्रुप शोर मचाते हुए जीप से नीचे उतर रहे थे। पर देवेन को इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कुछ और लगी। नोटिस किया, लड़कियों ने व्हाइट मास्क पहन रखा है और लड़कों ने उसी तरह का ब्लैक। लगता है अंदर चल रही पार्टी मास्क थीम की है। अब हम मास्क कहां से लाएंगे? नंदिता के सवाल पूछते ही देवेन थोड़ा इरिटेट होकर बोला, मैडम, मास्क से भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे कपड़े हैं। उन लड़कियों को देखो और खुद को देखो। नंदिता अपने ब्लू नाइट सूट की तरफ देख रही थी। तभी देवेन आगे बोला, ऐसे जाओगी तो वो गार्ड देखते ही उल्टे पैर वापस भेज देगा, और बाय चांस अंदर चले भी गए तो सभी की नजरें तुम पर अटक जाएंगी कि ये अजूबा कहां से आया है। नंदिता ने गुस्से से जवाब दिया, इतना ही खुद को स्मार्ट समझते हो तो निकालो इस प्रॉब्लम का सलूशन, और सलूशन नहीं है तो चुप रहो, समझे? क्या सलूशन निकालेगा इस प्रॉब्लम का देवेन? क्या होगा इस मास्क्ड थीम पार्टी में? क्या देवेन अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा या टोनी और नंदिता के साथ आज किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा? बताओ देवेन, कैसे जाएंगे अंदर? देवेन नंदिता को पलटकर जवाब देने वाला था कि तभी टोनी रेफरी की तरह बीच में आ गया। गाइस रिलैक्स यार, जब मिलते हो लड़ने लगते हो, अभी सलूशन ढूंढने पर फोकस करो। देवेन और नंदिता ने एक दूसरे से नजर फेर ली। तभी देवेन की नजर वहां आती एक कार की तरफ गई जिसमें मास्क लगाए एक कपल बैठा था। अब जैसा कहता हूं बिल्कुल वैसा ही करना। टोनी, समझा देना अपनी दोस्त को, कोई गड़बड़ ना करे। ये कहते ही देवेन हाथ दिखाकर कार रुकवाने लगा। प्लीज हेल्प हेल्प। कार रुकते ही देवेन घबराई आवाज में बोला, देखिए, मेरी गर्लफ्रेंड को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना है। आप हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। देखिए, उसे बहुत दर्द हो रहा है। फिर पीछे मुड़ उसने नंदिता को इशारा किया। एक पल की हैरानी के बाद नंदिता भी उसकी एक्टिंग में शामिल हो गई। मेरा पेट सच में बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज हेल्प। वो कपल जैसे ही उनकी मदद के लिए कार से बाहर आया, देवेन ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर नंदिता और टोनी दोनों की आंखें फट गई। देवेन! नंदिता और टोनी दोनों चीख पड़े।
क्योंकि देवेन ने पल भर में वहां खड़े कपल के गले का कोई पॉइंट दबाकर उन्हें बेहोश कर दिया था। उस कपल को जमीन पर ढेर देख नंदिता और टोनी दोनों का मुंह शौक से खुला का खुला रह गया था। ये क्या किया तुमने देवेन? कहते हुए नंदिता टेंशन में उस कपल को चेक करने लगी, पर देवेन ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, डोंट वरी, जिंदा है, बस बेहोश किया है। चलो, एटलीस्ट कपड़ों का तो इंतजाम हो गया। ये सुन जहां नंदिता उसे गुस्से से घूर रही थी, वहीं टोनी ने एक्साइटेड टोन में कहा, वो ब्रो, तुझे ये टेक्निक भी आती है? ऑसम, मुझे भी सिखाना। कुछ नहीं करना, बस गर्दन का एक पॉइंट दबाओ और सामने वाली पार्टी आउट। टोनी का ये एक्साइटमेंट शुरू होते ही खत्म हो गया जब देवेन को गुस्से से घूर रही नंदिता ने कहा, चोरी छिपे गर्ल्स हॉस्टल में घुसना, हैकिंग करना, बालकनी से कूदना और अब कपड़े चुराने के लिए ऐसे बेहोश करना, कंफर्म है तुम एक सर्टिफाइड क्रिमिनल हो मिस्टर देवेन। भूलो मत, इसी क्रिमिनल की वजह से तुम्हारे गर्ल्स हॉस्टल की बहुत लड़कियों की जान बचने वाली है। तो ये तानों को थैंक यू में बदल लो, बेहतर रहेगा। अब चलो, तुम उस लड़की के कपड़ों से अपने कपड़े बदल लो और मैं इस लड़के के साथ कर लेता हूँ। देवेन के ये कहते ही वहां खड़ा टोनी झट से बोला, और मैं? डोंट टेल मी, इस बार भी मुझे बाहर रहने की ड्यूटी मिली है। देवेन ने सॉरी स्माइल के साथ जवाब दिया, टोनी यार, माफ करना, पर तू किसी भी भेस में अंदर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। पर तू चिंता मत कर, तेरे लिए मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट काम है। देवेन अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी नंदिता बोली, पर मैं क्या ऐसे खुले में चेंज करूंगी? वैसे तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, पर फिलहाल के लिए कार की बैक सीट में चली जाओ। टोनी, पहले इस बेहोश पड़ी लड़की को बैक सीट पर बिठा दे, और नंदिता जी, फिर आप अपना ये सुंदर सुशील संस्कारी रूप छोड़कर जरा सेक्सी, शातिर, स्टाइलिश रूप में आ जाना। देवेन के कहने पर टोनी ने उस लड़की को बैक सीट पर लेटा दिया और वापस आ गया। नंदिता अब तक वहीं खड़ी थी। ये देख देवेन इरिटेट होकर बोला, अब आप खुद जाएंगी या मैं आकर कुछ मदद करूं? नंदिता ने उसे घूर कर देखा और कार में चली गई। कुछ ही मिनट बाद देवेन रिप्ड जीन्स और ब्लैक लेदर जैकेट में अंदर जाने के लिए रेडी था। नंदिता के आने से पहले वो टोनी को एक इंपॉर्टेंट काम समझा रहा था। जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना टोनी, जरा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टोनी टेंस्ड टोन में बोला, पर देवेन, नंदिता इस बात के लिए नहीं मानेगी। उसे बता कौन रहा है? तुझे इस प्लान में रोल चाहिए था ना, तो बस अपना काम ठीक। देवेन कहते कहते रुक गया जब कार का दरवाजा खुला और उसमें से व्हाइट कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहने नंदिता बाहर आई। हवा में लहराते हुए बालों के साथ वो कार के पास नर्वस खड़ी थी। देवेन को पता ही नहीं चला कब उसके कदम नंदिता की तरफ बढ़ते चले गए। अब तो किसी की नजर मुझ पर नहीं पड़ेगी ना? प्रॉब्लम सॉल्व? नंदिता ने थोड़ा गुस्से में पूछा, पर देवेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रॉब्लम तो बढ़ा दी तुमने, अब तो तुम पर से किसी की नजर हटना भी मुश्किल होगी। जहां देवेन उसकी खूबसूरती में खोया था, वहीं नंदिता उसकी आंखों में। दोनों एक पल के लिए आसपास का सब भूल ही गए थे, पर तभी टोनी ने छेड़ते हुए कहा, ये एक दूसरे को निहारने का कॉन्टेस्ट बाद में कर लेना, अभी मिशन पर फोकस करें। नंदिता ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और अपना ब्लशिंग फेस छुपाते हुए सीधा फार्म हाउस की तरफ कदम बढ़ाने लगी। देवेन भी दबी मुस्कान के साथ तुरंत उसके पीछे आया। ओ राजधानी एक्सप्रेस, रुको, ये मास्क तो पहन लो। नंदिता ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से व्हाइट मास्क लेकर पहन लिया। देवेन भी ब्लैक मास्क लगाकर बोला, अब ध्यान से सुनो, अंदर जाकर ऐसे पेश आना कि तुम्हारे लिए पार्टीज में आना बहुत ही कॉमन बात है, ओके? नंदिता ने बात को समझा और देवेन के साथ कॉन्फिडेंटली फार्म हाउस में एंटर हो गई। अंदर आते ही दोनों एकदम शॉक्ड हो गए थे। सामने उस आलीशान बंगलो से लेकर पूल, गार्डन, सब यंग लड़के लड़कियों से भरा हुआ था। जहां कोई हुक्के के मजे ले रहा था, तो वहीं कुछ लोग वोडका शॉट्स का कंपटीशन कर रहे थे, तो कुछ लाउड म्यूजिक पर उछल रहे थे। ये कैसी पार्टी हुई भला? वो देखो, वो खुलेआम किस कर रहे हैं। छी, कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर यहाँ सब ड्रग्स भी ले रहे होंगे तो। नंदिता ने मुंह बिगाड़ कर कहा। ये सुनते ही देवेन हंसकर बोला, तो तुम्हें क्या लगा था यहाँ अंदर सब पूजा कर रहे होंगे और आखिर में प्रसाद लेकर शांति से लौट जाएंगे? नंदिता जी, आजकल पार्टीज ऐसी होती हैं। तुम पहले कभी पार्टी में गई भी हो? सॉरी, सवाल कुछ और होना चाहिए। पहले कभी किसी ने तुम्हें पार्टी में इनवाइट भी किया है? जस्ट शट अप। मैंने बहुत पार्टीज अटेंड की हैं, पर वो सब ऐसी जंगली नहीं होती। एनीवेज, मिशन पर फोकस करते हैं। शरद को ढूंढना है, राइट? शरद नहीं मैडम, उसका कमरा। इस बड़े से बंगले में उसका कमरा कौन सा है, ये ढूंढना है और खुद को सभी की नजरों में आने से बचाना है। देवेन के ये कहते ही नंदिता और देवेन आगे बढ़ने लगे।
तभी देवेन ने पास से गुजर रहे वेटर की ट्रे से शैंपेन के 2 ग्लास उठा लिए। उसने जैसे ही नंदिता को पास किया, वो गुस्से में बोली, मैं ड्रिंक नहीं करती और इतने जरूरी मिशन पर तुम्हारा ये सब करना जरूरी है? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल भी कर लिया करो नंदिता जी। पीना नहीं है, बस किसी को शक ना हो इसलिए ये ग्लास पकड़ने को दिया है। नंदिता ने चुपचाप उसके हाथ से ग्लास ले लिया। करीब 5-10 मिनट इधर उधर नजर घुमाने के बाद उसने सीरियस टोन में पूछा, इतने सारे लोगों में शरद का पता कैसे लगाएंगे? सभी लड़कों ने एक जैसा मास्क पहना हुआ है। एक एक करके पूछेंगे तो किसी को शक भी हो सकता है। क्या करें? और तुम किसे ढूंढ रहे हो? किसी ऐसे को जो पार्टी की और इस फार्म हाउस के हर एक कोने की इंफॉर्मेशन रखता हो या रखती हो। मिल गई। देवेन की नजर एकदम से बार काउंटर के पास खड़ी रेड कलर की बैकलेस ड्रेस पहने एक लड़की पर जाकर रुक गई थी। देवेन ने उसे ऊपर से नीचे तक निहारा और शैंपेन का ग्लास एक ही घूंट में खत्म कर वहां से जाते हुए नंदिता से बोला, तुम यहीं रहना, अगर खो गई तो मैं ढूंढने नहीं आऊंगा। व्हाट? ओ हेलो, मैं कोई बच्ची, अरे तुम कहां जा? नंदिता के पूछने से पहले ही देवेन बार काउंटर की तरफ चला गया। वहां काउंटर पर जाते ही उसने ऑर्डर दिया, वॉडका शॉट, मेक इट डबल। बारटेंडर ने जैसे ही 2 शॉट सामने रखे, देवेन ने साथ खड़ी रेड ड्रेस पहने उस लड़की को एक पास कर दिया। मास्क की वजह से देवेन उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था, पर उसकी नीली आंखें ही काफी कुछ बयां कर रही थी। उस लड़की ने देवेन को देखते हुए वॉडका शॉट लिया और फिर टेढ़ी मुस्कान के साथ अपनी सिडक्टिव आवाज से पूछा, तुम्हें पहले कभी इन पार्टीज में नहीं देखा? नए हो? देवेन ने भी कॉन्फिडेंट टोन में जवाब दिया, बिना चेहरे देखे तुम कैसे कह सकती हो सकता है मैं यहीं रहता हूँ, बस आज तक तुम्हें दूर से निहारता रहा हूँ और आज हिम्मत करके तुम्हारे पास आया हूँ। उसकी बात सुनते ही वो लड़की देवेन के करीब आई, उसके सीने पर हाथ रख उसकी आंखों में देखकर बोली, ट्रस्ट मी डार्लिंग, तुम जैसे लड़के माया के रडार से नहीं चूकते। तो बताओ, इस पार्टी में रास्ता कैसे भूल गए या किसी काम से आए हो? देवेन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और सीरियस टोन में बोला, शरद शाह के रूम तक पहुंचना है, जानती हो ना उसका रूम कहाँ है? और इस सवाल का जवाब देकर मुझे क्या मिलेगा? फायदा दोनों का होना चाहिए, राइट? तो बताओ क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? फिलहाल के लिए डांस, फिर सोचकर बताती हूँ, कहकर माया देवेन का हाथ पकड़कर उसे वहां से डांस फ्लोर तक ले गई। ये सब देख रही कुछ ही दूर खड़ी नंदिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो मुंह बिगाड़ कर बोली, लो जनाब, फिसल गई। उस दिन आयशा के साथ और अब यहाँ। पता नहीं इसे इस लड़की में क्या दिखा। देखो तो कैसे चिपक कर डांस कर रहा है, जैसे अगर दूर हो जाएगा तो सांस नहीं ले पाएगा। देवेन और माया जितना क्लोज डांस कर रहे थे, उतना ही नंदिता के गुस्से का पारा बढ़ता जा रहा था। वो मुड़कर खड़ी हो गई और हाथ में लिया शैंपेन का ग्लास एक बार में खत्म कर दिया। पहली बार ड्रिंक करने की वजह से नंदिता ने खांसना शुरू कर दिया था। लगता है पहली बार शैंपेन पी रही हो। अपने पीछे से आई आवाज सुनते ही नंदिता की आंखें शौक से बड़ी हो गई, क्योंकि वो जानी पहचानी आवाज शरद की थी। मास्क में होने की वजह से शरद नंदिता को पहचान नहीं पा रहा था। शरद नशे की हालत में उसके करीब आने लगा। नंदिता सहम कर पीछे कदम लेने लगी। अरे डर क्यों रही हो बेबी, चलो ना, आई प्रॉमिस मेरे साथ तुम्हें बहुत मजा आएगा, जो आज तक नहीं आया होगा। नंदिता पीछे जाते जाते अचानक से किसी से टकरा गई। बढ़ी हुई धड़कनों के साथ उसने मुड़कर देखा, पर वहां देवेन को देख उसकी जान में जान आ गई। वहीं उसकी आंखों में डर की झलक देखते ही ना जाने क्यों देवेन का खून खौलने लगा था। मुट्ठी भींचकर वो शरद को मारने को भी तैयार था, पर नंदिता ने उसका हाथ पकड़ इशारे से मना कर दिया। तभी शरद बोला, तू कौन है बे? खैर तू जो भी है, इस लड़की को मेरे पास भेज। देवेन ने नंदिता का हाथ पकड़कर अपने पीछे किया और कड़क आवाज में बोला, सॉरी बॉस, पर ये सिर्फ मेरी है। ओ तो तेरी बंदी है ये। अरे तो क्या हुआ, तूने सुना नहीं, प्यार बांटने से बढ़ता है। तो देवेन उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ने वाला था, पर तभी माया वहां आ गई। उसने शरद को रोकते हुए कहा, अरे शरद बेबी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरी पार्टी में ढूंढ रही थी। कम ऑन, लेट्स हैव अ ड्रिंक ना, कम ऑन बेबी। माया की रिवीलिंग ड्रेस देखकर शरद सब कुछ भूल गया और माया के साथ चला गया। नंदिता चैन की सांस भर रही थी। तभी देवेन भड़क उठा, समझ नहीं आता,
तुम जहां होती हो वहां मुसीबत क्यों खड़ी हो जाती है? अरे अगर शरद करीब आ रहा था तो चिल्ला नहीं सकती थी, भाग नहीं सकती थी। अगर उसने तुम्हें छू भी लिया होता तो अभी उसकी लाश देख रही होती। नंदिता उसकी बात सुन हैरान हो गई। उसे देवेन की अपने लिए इतनी फिक्र का रीजन समझ नहीं आ रहा था, पर इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उसने पूछा, वो लड़की, वो रेड ड्रेस वाली, उससे कुछ पता चला? हाँ, माया ने बताया कि इस बंगले के सेकंड फ्लोर पर पहला रूम ही शरद का है। शरद वहां अपनी प्राइवेट पार्टी करता है। जब तक माया शरद को बिजी रख रही है तब तक हम वहां जाकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। अब चलो। ये कहकर देवेन ने नंदिता का हाथ पकड़ा और दोनों बंगलों के अंदर चले गए। अंदर आते ही हर कपल को नशे में धुत और मेकआउट करता देख नंदिता अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। उन्हें इग्नोर कर देवेन उसे सीधा सेकंड फ्लोर पर ले गया। दोनों मौका देखकर शरद के रूम में एंटर हो गए। शरद का लैपटॉप ढूंढो, सब कैमरास की फुटेज उसी में स्टोर होती है। नंदिता और देवेन तुरंत पूरे रूम में लैपटॉप ढूंढने में लग गए। काफी देर तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आईपी एड्रेस से इसी फार्म हाउस की लोकेशन शो हो रही थी और शरद अपने कमरे के अलावा वो लैपटॉप कहीं नहीं रखेगा। पर कमरे में भी कहां? देवेन खुद में बड़बड़ा रहा था। तभी नंदिता उस कमरे की विंडो से नीचे गार्डन में नजर मारते हुए बोली, तुम्हारी वो माया शरद को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएगी। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। मे भी किसी और रूम में वो लैपटॉप हो। देवेन, लेट्स गो, बाकी रूम्स भी चेक कर लेते हैं, इससे पहले देर हो जाए। जाने से पहले देवेन ने एक आखिरी बार पूरे कमरे में नजर घुमाई और तभी उसकी नजर बुक शेल्फ पर जाकर रुक गई। ये बुक शेल्फ यहाँ? शरद शाह की प्राइवेट पार्टीज में किताबों का क्या काम? जरा देखूं तो शरद जी क्या पढ़ाई कर रहे हैं। ये कहते हुए वो तुरंत बुक शेल्फ में लगी हर एक बुक को चेक करने लगा। अचानक से उसके हाथ में भारी सी बुक लगी। देवेन ने उसे चेक किया पर वो बुक असल में लैपटॉप ही था। नंदिता भी ये देख सरप्राइज्ड हो गई थी। कोई सोच भी सकता है कि बुक जैसा कवर लैपटॉप पर लगाकर उसे यूं बुक्स के बीच छुपाया जा सकता है। कम ऑन देवेन, अब इस पर हैकिंग का जादू करो और वो सब वीडियोस डिलीट। इससे पहले कि नंदिता अपनी बात पूरी कर पाती, फार्म हाउस में पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। पुलिस? देवेन और नंदिता दोनों शॉक्ड हो गए। क्या देवेन अपने प्लान में फेल हो जाएगा? क्या हर बार देर से आने वाली पुलिस ने आज टाइम से पहले आकर देवेन को जीती बाजी में हरा दिया था? पुलिस! देवेन, पुलिस यहाँ! हम यहाँ से जल्दी चलना होगा। अगर हम अरेस्ट हो गए तो मैं डैड को क्या कहूंगी? और अगर ये बात न्यूज में आ गई तो? पुलिस सायरन की आवाज सुनकर नंदिता के हाथ पैर फूलने लगे थे। नंदिता, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। कम ऑन, मेरे साथ चलो। माया ने बताया था यहाँ फार्म हाउस के पीछे से निकलने का एक रास्ता है। देवेन के कहते ही नंदिता ने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। और वीडियोस का क्या करेंगे देवेन? लैपटॉप साथ ले चलते हैं। कम ऑन, अभी बात करने का टाइम नहीं है। नंदिता और देवेन ने जैसे ही रूम से बाहर कदम रखा, उनका सामना लोगों की भगदड़ से हुआ। सभी लड़के लड़कियां पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर वहां से 9-2-11 हो रहे थे। देवेन ने सभी को दूसरी डायरेक्शन में भागते हुए देखा तो बोला, देखो नंदिता, ये सब फार्म हाउस की बैक साइड से भागने के लिए जा रहे हैं। लेट्स गो। नंदिता ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो दोनों भी बाकी सबके साथ फार्म हाउस के बैक साइड पर पहुंच गए। वहां से बाहर आते ही नंदिता ने टोनी को सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा, पर तभी देवेन ने कहा, टोनी, तू नंदिता को अपने साथ वापस ले जा, इसे हॉस्टल तक छोड़ कर आना। और नंदिता, तुम प्रिया को कॉल करके बाहर बुला लेना, वो तुम्हारी अंदर जाने में मदद कर देगी। नंदिता तुरंत बोली, एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? देवेन, तुम कहां जा रहे हो? अंदर पुलिस है, जेल जाने का शौक है क्या? तुम भी हमारे साथ वापस चलो। देवेन और टोनी की नजर मिली। ये देख नंदिता ने शक भरी निगाहों के साथ फिर कहा, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? देवेन, तुमसे क्या ही पूछूं? पीनट, तुम बताओ, सच कहना। टोनी ने नजर चुराते हुए बताया, कोई पुलिस नहीं आई है नैंडी, ये पुलिस का सायरन मैंने बजाया था देवेन के कहने पर। व्हाट? नंदिता चिल्लाई और तुरंत देवेन को फेस किया। देवेन, तो वो सायरन, पुलिस, वो सब झूठ था? पर क्यों? और मुझे क्यों नहीं बताया? और ये सब करने की क्या जरूरत थी? सब कुछ आराम से हैंडल हो रहा था। तुम्हें बेवजह प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में मजा आता है क्या? अब बोलो, चुप क्यों? क्यों किया ये सब? क्योंकि अब हीरोगिरी दिखाने का वक्त है और सबके सामने हीरोगिरी दिखाना देवेन का स्टाइल नहीं है, तो बस उसी के लिए भीड़ कम करा था। कहकर देवेन ने लैपटॉप नंदिता के हाथ में दिया और वापस फार्म हाउस लौट गया। बार काउंटर के पास माया को खड़ा देख देवेन तुरंत उसके पास पहुंचा और एक ही शब्द बोला,
शरद। माया ने बार काउंटर के पीछे नशे में धुत शरद की तरफ इशारा करके कहा, ये रहा तुम्हारा शिकार, और मेरी पेमेंट का क्या? फायदा दोनों का होना चाहिए, राइट? देवेन ने अपने मोबाइल से उसके बैंक में एक अमाउंट ट्रांसफर किया तो माया मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही पीछे से शरद बड़बड़ाते हुए जमीन से उठने लगा। अबे म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? शरद शाह की पार्टी में खामोशी नहीं होती। और मेरा ग्लास खाली क्यों है? और ये सब कहाँ गए? शरद की नजर सामने खड़े मास्क पहने लड़के पर गई और वो ऑर्डर देते हुए बोला, ओए हीरो, चल ग्लास भर और म्यूजिक चला। मुंह क्या देख रहा है? जानता है मैं कौन हूं? मैं तो जानता हूं, पर थोड़ी देर में तू भूलने वाला है। देवेन ने सिगरेट मुंह में रखते हुए जवाब दिया। उसने लाइटर से उसे जलाया ही था कि तभी शरद भड़कते हुए उसकी ओर बढ़ा। अबे मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वो लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ आया ही था कि तभी देवेन ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और बिना किसी वार्निंग के उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मार दिया। शरद करहाते हुए जमीन पर गिर गया था। अपनी नाक को छूते ही उसके हाथ खून से भर गए थे। कौन है तू? तुझे जिंदा नहीं। शरद के जमीन से उठने से पहले ही देवेन उसके सामने झुककर बोला, क्या मतलब? और तुझे? उसकी बात पूरी होने से पहले ही देवेन में हाथ में ली जलती हुई सिगरेट से शरद के बाजू को जलाना शुरू कर दिया था। रीना के बाजू पर उन नीडल मार्क्स को याद करते हुए वो शरद की बाजू के हर एक हिस्से पर जलती हुई सिगरेट को दबा रहा था। छोड़ मुझे! कोई है? छोड़ मुझे! शरद की चीखें उस फार्म हाउस में गूंज रही थी। बहुत गंद भरा हुआ है ना तेरे भेजे में, आज सब साफ कर दूंगा। छोड़ मुझे! तू है कौन? अरे कोई है? छोड़ मुझे! छोड़! शरद चिल्लाता रहा पर देवेन ने उसके चेहरे को पूल में डुबा दिया। कुछ सेकंड्स तक उसने उसे बाहर नहीं आने दिया। शरद सांस की कमी से छटपटाने लगा था। तभी देवेन ने उसके चेहरे को पूल से बाहर निकाला। जिंदगी की भीख मांग शरद शाह। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इतना सुनते ही देवेन ने एक बार फिर शरद का चेहरा वापस पूल में डुबा दिया। देवेन ने जैसे ही उसके चेहरे को बाहर निकाला, शरद गहरी गहरी सांसें भरने लगा। तभी देवेन ने उसके मुंह को जकड़कर पूछा, लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने का शौक है ना तेरा? अब बता, कैसा लग रहा है जब तेरी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है? शरद के कुछ कहने से पहले ही देवेन ने एक बार फिर उसका सर स्विमिंग पूल में डुबा दिया। कुछ सेकंड के बाद उसने जैसे ही शरद का सर बाहर निकाला, उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। माफ कर दे, माफ कर दे, छोड़ दे मुझे, प्लीज प्लीज छोड़ दे, मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। हर लड़की तेरे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाती है ना, पर तुझे उन पर कभी रहम नहीं आया। तूने हमेशा उनकी बेबसी का फायदा उठाया। तो अब बता, मैं क्या करूं तेरे साथ? चाहूं तो यहीं तेरी जान ले सकता हूं। नहीं नहीं, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, और नहीं, प्लीज छोड़ दे, माफ कर दे मुझे। शरद रोते हुए बोला, पर देवेन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। और तभी शरद का नंदिता के करीब आने वाला पल उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने इस बार शरद का पूरा सर पूल में डुबा दिया था। शरद सांस लेने की कोशिश में अंदर छटपटा रहा था कि तभी पीछे से कोई चिल्लाया, जस्ट स्टॉप इट, छोड़ो उसे, मर जाएगा वो। वहां नंदिता को देख देवेन ने नफरत भरी आवाज में जवाब दिया, ऐसे लोग मरना ही डिजर्व करते हैं। लेकिन नंदिता की वजह से देवेन ने उसे जाने दिया। शरद छटपटा रहा था, उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी देवेन ने उसके मुंह को कसकर पकड़ा और धमकी भरी आवाज में बोला, आज के बाद किसी लड़की की तरफ आंख उठाते हुए भी तुझे देख लिया तो इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझा? शरद ने डर से हां में सर हिला दिया और कुछ ही सेकंड बाद वहीं बेहोश होकर गिर गया। देवेन ने उसे घूर कर देखा और फिर टोनी और नंदिता के पास आकर बोला, अब जाकर हुआ मिशन कंप्लीट। अगली सुबह कॉलेज में, देवेन ब्रो, तूने सुना? शरद हॉस्पिटल में एडमिट है। टोनी अभी अभी कॉलेज आए देवेन को पिछली रात हुए कांड के बाद की अपडेट दे रहा था, पर देवेन पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा था। तभी टोनी उसके कदमों की स्पीड को मैच करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और बोला, सुना तो ये भी है कि उसे कुछ टाइम तक आईसीयू में रखा जाएगा। कोई दिखा नहीं रहा, पर कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स ये खबर सुनकर खुश हैं। अरे हाँ देवेन, तुमने कल रात उस लैपटॉप से सब वीडियोस डिलीट कर दिए थे ना?
देवेन ने इधर उधर नजर घुमाते हुए जवाब दिया। हाँ, वीडियोस तो डिलीट हो गए, पर उस लैपटॉप में कुछ फाइल्स हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं। उन्हें खोलना बाकी है। मे बी वहां ऐसी कुछ और वीडियोस हों, उन्हें डिलीट करना भी जरूरी है। फिर अचानक उसने फ्रस्ट्रेट होकर पूछा, ये नंदिता कहाँ है टोनी? वो कॉलेज आई है ना? अरे वो लेक्चर शुरू होने से पहले नैंडी हैरी को पढ़ाई में हेल्प कर रही है। दोनों एक खाली क्लास में बैठे हैं। जल्दी जा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं क्यों जाऊं जल्दी? हैरी उसका दोस्त है, और फिर वो किसी के साथ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तुझे फर्क नहीं पड़ता? देवेन पर कोई असर ना होते देख टोनी फिर बोला, ब्रो, फ्रेंड से बॉयफ्रेंड बनने में देर नहीं लगती। समझने की कोशिश कर और कुछ कर। मैं नहीं जानता तेरे दिमाग में ये फितूर किसने डाला, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंदिता किसके साथ है, कौन उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। मुझे दोस्ती करनी थी, जो मैंने कर ली, बस। ये कहते हुए देवेन बिना सामने देखे सीधा सीधा चल रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।